बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। मैं हूँ ईशा अदनान और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। जिस तरह से कल नाज़रीन ने आपको बताया था कि मौसम में कुछ मस्बत तब्दीलियाँ होने जा रही हैं और जिस वक्त आज ऑफिस में आने लगा तो मैंने देखा कि वाकई में बादल छाए हुए थे, लेकिन हब्स थी अभी और उम्मीद ही कर सकते हैं कि बारिश होगी और उसके बाद एक बार फिर से मौसम में बेहतरी आएगी। हो जाएगा। एक अच्छी खबर है वो बिल्कुल जी, IMF की जानिब से हमें 7 अरब की जो एक ग्रांट मंजूर होनी थी वो मंजूर हो चुकी है और एक किस्त जो है वो पाकिस्तान में अब आने जा रही है, जिसके बाद थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, जाएगा ये हमारी जेबों से। जी हाँ, अब ये पता नहीं कि इस पे हमने खुश होना है या अफसोस करना है, क्योंकि हुकूमत दोबारा इससे अपनी विक्ट्री क्लेम कर रही है। वो कह रहे हैं कि जी बड़ा कारनामा है और आगाज़ में ही मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब भी हमारे साथ होंगे, क्योंकि सियासी पारा जी खुशामदीद कहेंगे मुजम्मिल भाई आपको। और इससे पहले कि हम कर्ज़ पर बात करें, कर्ज़ की अदायगी पर बात करें, ज़रा सियासी मंजरनामे पर हो जाए और वो है मामला नशिस्तों का। नशिस्तें क्या PTI ले पाएगी, क्योंकि अभी तक इलेक्शन कमीशन की जो डायरेक्शन है लग ये रहा है कि वो स्पीकर कौमी असम्बली के अहकामात पे अमल करेंगे और वो जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनकी ये ख्वाहिश थी या नहीं थी, लेकिन जो माहौल बना हुआ है वो तनाव का है। और लेकिन इलेक्शन कमीशन के इजलास 7 से 8 इजलास हो चुके हैं और अभी तक जो है उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, खातर का हमें कोई डिसीजन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे इलेक्शन कमिश्नर, और हम उम्मीद करते हैं कि वो भी जल्द से जल्द मामला जो है सेटल हो जाएगा। इसी हवाले से मुजम्मिल साहब से पूछ ही लेते हैं। जी हाँ बिल्कुल। मुजम्मिल साहब, एक तरफ तो PTI जलसे पे जलसा करे जा रही है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा कि ये एक जलसा रावलपिंडी में प्लान होता है, अगला ही जलसा लाहौर में प्लान होता है, फिर उसकी परमिशन ली जाती है और इसके बावजूद कि पहला जलसा नाकाम रहा लाहौर के अंदर ही, उसके बाद फिर जलसे पे जलसा। सियासी जमात का हक है जलसा करना और मैं समझता हूँ कि हमें किसी सियासी जमात को इस बुनियाद पर तो नहीं तनकीद कर सकते कि वो जलसा करती है, एज़ लॉन्ग एज़ वो जलसा कानून के दायरे में है, आइन के दायरे में है, उसमें की गई गुफ्तगू कानून और आइन के दायरे में है, तो जलसे से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आप जलसे में कोई रियासत मुखालिफ बात करते हैं, आप कोई कानून तोड़ते हैं, तो यकीनन कानून हरकत में आता है और हमें ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। बाकी जलसों से हुकूमतें नहीं जाती हैं, ये बात जलसे करने वालों को भी पता है और जिनके ख़िलाफ़ जलसे हो रहे हैं उन्हें भी पता है कि जलसे और जुलूस से हुकूमत नहीं जाती है। तो इतनी हुकूमत को भी जलसों से इतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और करने वालों को भी पता है कि ये हुकूमत बुखलाहट का शिकार क्यों है इन जलसों से, क्योंकि हुकूमत जिस तरह की पाबंदियां लगाती है और जिस तरह की बाउंड्रीज तय करती है, कंटेनर्स लगा दिए जाते हैं, रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। लाहौर में तो नहीं है, टाइम में हमको लाहौर में तो नहीं था। नहीं, लाहौर में मुजम्मिल भाई माजरत के साथ 3-3, 4-4 घंटे लोग फंसे रहे हैं। जिसने उस रोड से गुजरना था, वो जो उस एक रोड से, लाहौर तो खुला था, बाकी वो काना की साइड, काना देखिए जहाँ भी आप जलसा करेंगे वो जगह तो ब्लॉक होगी। और ये अब आप ये नहीं कह सकते कि जी मैं जलसा, अगर आप जलसा माल रोड पे कर लेंगे तो क्या माल रोड ब्लॉक नहीं होगा? आप जलसा मीनारे पाकिस्तान करेंगे, मीनारे पाकिस्तान ब्लॉक नहीं होगा। अच्छा, एक वक्त में हमने देखा अगर आप काना जलसा करेंगे तो काना ब्लॉक हो जाएगा। 10 बजे तक शादियों की तकरीबों को खत्म करना है, उसके अंदर आपने सारे इंतजाम करने हैं। अब जलसों को भी महदूद कर दिया गया है कि 4 से 7 बजे 2 से 3 घंटे का शो बना दिया गया। ये ठीक है, इंसाफ है कि ना मानती तहरीक इंसाफ इसको? देखिए, पहली बात तो ये है, मैं समझता हूँ एहतजाजी तहरीक जो है ना, वो कोई भी हुकूमत प्लेट में रख के दूसरे को पेश नहीं करती। ठीक है ना? अगर तो तहरीक इंसाफ का ये ख्याल है कि एहतजाजी तहरीक उन्हें किसी प्लेट में एक प्लेटर की सूरत में मिल जाएगी, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। क्या मौलाना फजलुर रहमान को या मरीम नवाज़ को डी चौक में कंटेनर लगाने की इजाज़त दी गई थी इमरान खान के दौर में? या TLP के लिए क्या आपने GT रोड ब्लॉक नहीं कर दी थी, तोड़ नहीं दी थी, कंटेनर नहीं लगा दिए थे? तो रियासतें ये काम करती हैं। एक इनसिक्योरिटी देखते हैं आप गवर्नमेंट में कि पॉपुलैरिटी गवर्नमेंट में होने के बावजूद उनकी उतनी नहीं है जितनी खान साहब की जेल में बैठे हुए हैं। नहीं, रहीम यार खान का इलेक्शन तो वो जीती हुई सीट 60,000 की लीड से हार गए हैं। अब तो 45 का रौला भी नहीं डाल रहे रहीम यार खान में कि हमारे पास 45 मौजूद है। जो सीट 8 फरवरी को आपने जीती थी वो आप 60,000 की लीड से हार गए हैं। 60, उनके 1,20,000 हैं तो आपके सिर्फ 60,000 हैं। और मैंने किसी PTI के बंदे से ये नहीं सुना कि रहीम यार खान का फॉर्म 45 हमारे पास है, उसका 45 और 47 दोनों से ही आप 60,000 से आ रहे हैं। ठीक है। लेकिन 2018 में जब RTS बैठा था, उसके बाद मुल्क में जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हुए थे वो अपोजिशन ने जीते थे सर, और वो इस बात की दलील थी कि RTS गलत बैठा था।
अगर आप 8 फरवरी के इंतखाबात को मुतनाज़ कहते हैं तो उनके बाद होने वाले तमाम ज़मीनी इंतखाबात पीटीआई हारी है। बिल्कुल ऐसे। तो अगर वो कोई अपनी जीती हुई सीटें हार गई है तो फिर वो उसके बारे में हम क्या कहें? उसके बारे में यही होगा कि जो हुकूमत में होता है सर उसको ये तो हासिल फिर होता है। इमरान खान भी हुकूमत में थे, डस्का जीत लेते। फिर वो लाहौर ख्वाजा साद रफ़ीक से जो जीती हुई सीट थी अपनी, इमरान खान ने, साद रफ़ीक ने ज़िमनी में हरा दिया। मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है, ज़िमनी इंतखाबात अपोजिशन जीतती आई सर एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि हुकूमत थोड़ी इनसिक्योर हो रही है, बहरहाल कहीं ना कहीं ये जेस्चर जा रहा है। कैसे लग रहा है? देखें कि हुकूमत की जानिब से जो इक़दामात होते हैं, जो दावे होते हैं, जो चीज़ें की जाती हैं, जिस तरह से एक वक्त मुकर्रर है 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर आपने शो खत्म करना है। आप ना करें शो खत्म। पावर शो है ना, आप देखें मैं जलसा किसी भी आपने का पार्टी विशाल एक बात बताएं, काहना में कितने लोग थे? आपकी राय में कितने लोग थे? आपकी राय में काहना में कितने लोग थे? कम ही थे, इतना बड़ा जलसा नहीं जितने था। भी थे, कोई एक फिगर आपके ज़हन में मौजूद है? होंगे 2-3 हज़ार। अब मैं कहता हूँ जी 10,000 लोग तो थे। वो 50,000 कहते हैं, 10,000 15,000 लोग मौजूद थे। ऐसे ये बात कहने की जरूरत नहीं। मैं ये नहीं बात मानता कि 10,000 लोग जहाँ मौजूद हों वहाँ 4 पुलिस वाले आकर साउंड सिस्टम बंद कर सकते हैं। मैं ये नहीं मानता जहाँ 10,000 लोग मौजूद हों वहाँ की लाइट को 4 पुलिस वाले आके बंद कर सकते। लेकिन सर हुआ ऐसा। अच्छा, इसका मतलब है इंतज़ामिया की मर्ज़ी से हुआ। जो जलसे कर रहे थे, स्टेज से साउंड सिस्टम बंद होने का ऐलान होना, आपको लगता है कि हुकूमत की सतह पर मेरा ख्याल है हुकूमत और पीटीआई एक प्रेशर नहीं पेज पर था थे कि 6 बजे बंद करना। अब अभी दोबारा मुझे से नहीं लगता अगर पीटीआई ना चाहती तो वो लाइटें भी जलती रहती, वो साउंड सिस्टम भी चलता रहता, वो जलसा भी चलता रहता, क्योंकि एक दिन पहले तो पीटीआई का यही मौक़िफ़ था कि हम पर्चों पुर्चों से नहीं घबराते हैं। क्या करती है मुजम्मिल भाई? अर्ज ये है, दर्ज ये बताइए कि अब क्या करना चाह रही है पीटीआई? वो जलसों की एक पूरी सीरीज लेकर आ रहे हैं। जलसा एक तो इससे नाकाम कहिए या कामयाब कहिए, नंबर ज़्यादा थे या कम थे वो एक अलहदा बहस है। अब वो दोबारा चाह रहे हैं लाहौर में भी किया जाए, पिंडी में भी किया जाए। तो इनका गोल क्या है और मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं पीटीआई का? देखिए, जब तक आप दो अगर वो जलसे करना चाहते हैं तो करते रहें, ठीक है, उससे क्या होगा? अचीव क्या करेंगे? ये मेरा भी सवाल है। एक उनके 2 मकसद हो सकते हैं। एक मकसद हो सकता है उन्होंने बानी पीटीआई को अडियाला से रिहा कराना है। क्या आपके ख्याल में जलसों से वो रिहा हो जाएंगे? मैं ले लेता हूँ, क्या आपका ख्याल है वो जलसों से रिहा हो जाएंगे? मुझे नहीं लगता। सर अगर दूसरा ये है कि वो 8 फरवरी को अगर उनके साथ कोई धांधली हुई है, उस धांधली को अनडू करना चाहते हैं, क्या जलसों से वो हो जाएगी? मुझे नहीं। किससे सर, अब तो होगी? ये जरा मशवरा भी दे दीजिए ना कि अगर इससे नहीं होगा तो किससे होगा? कैसे होगा? क्योंकि रऊफ हसन साहब तो कह रहे हैं कि हम तो एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हैं, मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। पॉजिटिव बात है, अच्छा जेस्चर है। क्या एस्टैब्लिशमेंट का तैयार होना भी तो जरूरी है। उसने और कहा, वो मैं आपको उससे लगता है शादी कि करने के लिए तैयार हूँ, पर उसका तैयार होना भी तो जरूरी है। यानी कि शादी के इंतजाम पूरे हैं, सिर्फ लड़की नहीं मान रही। अगर एस्टैब्लिशमेंट तैयार होगी तो बातचीत होगी। अभी तो हमें नहीं लग रही एस्टैब्लिशमेंट तैयार। आपने 36 शहरों में उनके ऊपर हमला किया है, एक जगह नहीं किया जी, गलती से हो गया लाहौर में, 36 शहरों में हुआ है। अच्छा, और जो अब वो मुजम्मिल भाई, जो पीटीआई के चाहने वाले हैं वो ये खबरें भी फैला रहे हैं कि जी हमने जेल के अंदर से बैठे हुए, यानी कि बानी पीटीआई ने जेल के अंदर से बैठे हुए डीजीआई को चेंज करा दिया है, अब वो बाहर आने वाले हैं। अच्छा, वो बाज़ औक़ात ये भी मुख्तलिफ ज़राए से खबरें चलाई जाती हैं कि जी जो अडियाला जेल के अंदर शख्स कैद है वो असली इमरान खान नहीं है या बानी पीटीआई नहीं है, वो कोई और है, उसकी कॉपी है। तो लगता है आपको कि ये जो र्यूमर्स हैं ये सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए हैं या वाकई में कोई राब्ते भी हो रहे हैं, कोई असर रसूख भी है और आने वाले टाइम में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू भी हो सकता है? मुझे तो देखिए, मेरे पास इल्म गैब नहीं है और मैं कल के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, आने वाले कल के बारे में। मैं अपने आने वाले कल के बारे में नहीं जानता। अंदाज़ा लगाया जा सकता है, तज्जिया किया जा सकता है। मौजूदा सूरत हाल में तो नहीं मुमकिन नज़र आता। मौजज़ात होते हैं, सियासत नामुमकिन को मुमकिन करने का खेल है, वो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में अगर कोई मुझे कहे तो मैं नहीं मानता। अच्छा मुजम्मिल साहब, अगर हम अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हम सब ने देखा कि जो महसूस नशिस्तें थी वो पीटीआई के हक में करार दी गई कि ये उनका हक है, जो कि हम लोग पहले भी हम देख रहे थे पीटीआई इसी बात को क्लेम कर रही थी। अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस वक्त फैसला करने में नाकाम नज़र आ रहा है। 7-8 इजलास हुए हैं। क्या समझते हैं कि वो कोई और किसी और फोरम पे जाएंगे या फिर पीटीआई के हक में फैसला हो जाएगा? देखिए, ये कानूनी और आइनी नुक्ता है, सियासी नुक्ता तो है नहीं। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया और अब उसका तफसीली फैसला आ गया। उसके बाद पार्लियामेंट ने एक कानून साजी कर दी।
अब सवाल ये है कि अदालती फैसले को तरजीह हासिल है या पार्लियामेंट की कानून साजी को तरजीह हासिल है। ठीक है, सवाल इतना बिल्कुल सही है। कानूनदानों की ये राय है कि कानून साजी अदालती फैसलों को ख़त्म कर देती है। वो इसकी ये मिसाल देते हैं बड़ी सादा सी कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन वगैरह को अदालतों ने ताहयात नाअहल करार दिया हुआ था, लेकिन पार्लियामेंट ने ताहयात नाअहली का कानून ख़त्म किया तो उनकी नाअहली ख़त्म हो गई। इसका मतलब है कानून साजी से अदालती फ़ैसला ख़त्म हो गया। और भी वो कई मिसालें देते हैं, मतलब वो कहते हैं कि इस वक्त अदालतों ने हज़ारों लोगों को फांसी की सज़ाएँ दी हुई हैं, फ़र्ज़ कर लें, और कल पार्लियामेंट कानून बनाती है कि पाकिस्तान में से सज़ाए मौत ख़त्म हो जाती है, तो सारी सज़ाए मौत ख़त्म हो जाएंगी ना, कि वो अदालती फ़ैसलों के साथ वो फांसियाँ लगती रहेंगी, नहीं लग सकेंगी। अब आप ये इसका ये मतलब है कि जो पार्लियामेंट की कानून साजी है वो जुडिशल फैसलों को ओवरराइड करने की सलाहियत रखती है। बात अब स्पीकर कौमी असम्बली की चलेगी, जो लेटर उन्होंने लिखा। बात चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या पार्लियामेंट के कानून साजी के हक को मानेंगे या वो कहेंगे कि अदालती फैसले पार्लियामेंट की कानून साजी के ऊपर हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी जो आइन कानून की समझ रखता है वो ये फैसला करेगा कि पार्लियामेंट की कानून साजी कमतर है और अदालती फैसला बरतर है। ये नहीं तय हो सकता। यानी कि अच्छे लेकिन जमातें इस पे मुत्तफिक हो जाएंगी। जो बात जमातों के मुत्तफिक होने की नहीं है, बात आइन और कानून की है। यहाँ तो जो पास करने के लिए भी यहाँ जो इत्तेहाद कानून चाहिए। पार्लियामेंट ने बनाया है वो स्ट्राइक डाउन कर दिया जाए और ख़त्म कर दिया जाए, और अगर वो कानून इन फील्ड है तो वो कानून ऑपरेट करेगा। आपको लगता है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला? वो जो अदालत का फैसला था उससे भी पीटीआई मुस्तफ़ीद नहीं हो पाएगी? मुझे देखें, जब पीटीआई ने ईवीएम के हक में कानून साजी की तो क्या ऑपोजिशन ऑन बोर्ड थी? लेकिन उन्होंने कानून बना लिया था ना, तो ईवीएम का कानून चल पड़ा था ना, कानून बन गया। इस तरह जब कानून बन जाए और फील्ड में आ जाए तो फिर कानून तो लागू हो जाता है। मुझे लगता है जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से पार्लियामेंट की कानून साजी है वो प्रिवेल कर देगी अदालती फैसले के ऊपर, जब तक कि अदालत उस कानून को ख़त्म ना करे। अभी तो जो 8 जजों ने फैसला किया उसमें वो कानून तो ख़त्म नहीं किया। या तो उस कानून की कल हेयरिंग करके एक समात में उसे ख़त्म कर दें तो उनका अदालती फैसला बरतर हो जाएगा, और अगर कानून मौजूद रहेगा तो फिर कानून बरतर रहेगा। अच्छा, तरमीमी बिल आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में दोबारा से आएगा और उस पर नंबर पूरे कर पाएगी? क्योंकि एक बार तो सुबकी का सामना हो चुका गवर्नमेंट को। दोबारा कोशिश तो करेगी हुकूमत। अच्छा, लेकिन कामयाबी उसके कोई गारंटी नहीं है अभी भी? देखिए, सियासत नामुमकिन को मुमकिन और मुमकिन को नामुमकिन करने का खेल है। लास्ट टाइम हम सबको नज़र आ रहा था वोट पूरे हैं, लेकिन होमवर्क नहीं था, उसमें मुसवदा ही सामने नहीं आया। मैं ये नहीं मानता कि मौलाना फजलुर रहमान के घर सदर मुमलिकत गए हैं तो उस वक़्त बंदूक का तोहफा लेके तो वो बगैर किसी अंडरस्टैंडिंग के गए हैं, और मौलाना ने भी बंदूक का तोहफा बगैर किसी अंडरस्टैंडिंग के, वो कहते मुझे बंदूक नहीं चाहिए, मुसवदा चाहिए। मुल्क का वज़ीर आज़म उनके घर चल के गया है तो वो उसे कहते भाई ये के बगैर मुसवदे के क्यों आए हो, तो फिर ज़रा उनसे जाते रहे। अगर उनका राइट था, मेरे ख्याल में एक अंडरस्टैंडिंग उन्होंने गवर्नमेंट को दी, उस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर गवर्नमेंट ने इजलास बुलाया, बाद में शायद वो अपनी पार्टी के पास गए और वो पार्टी ने उस अंडरस्टैंडिंग को यही तो सर बात है ना, तो ब्रेकअप हो गया कि अभी सिचुएशन कहाँ पर खड़ी है। अब मौलाना साहब क्या मान गए हैं क्योंकि उनका मुत्तहिद होना इनके साथ और उनका इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है माइनस मौलाना अब हो जाएगी। अगर माइनस मौलाना करते हैं तो क्या नंबर कहाँ से पूरे होंगे? पूरी कर पाएगी? असेंबली के अंदर से ही होंगे ना, यानी कि फ्लोर क्रॉसिंग, तब तक मखसूस फ्लोर क्रॉसिंग होगी पीटीआई के गवर्नमेंट का आ जाए। गवर्नमेंट फोर्स ही कर रही है कि वो ये नशिस्तें हमें मिल जाएंगी, तो अगर फ़र्ज़ कर लें कल इलेक्शन कमीशन या परसों नोटिफाई कर देता है मखसूस नशिस्तें गवर्नमेंट को, तो क्या फिर मौलाना की ज़रूरत रहेगी? तो मौलाना को पहले कानूनी पोजीशन तो गवर्नमेंट की कमज़ोर है, मजबूत है मुझे लगता है। अच्छा, और अगर इलेक्शन कमीशन आज कल परसों किसी भी दिन नोटिफाई कर देता है गवर्नमेंट की सीटें, फिर क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट उनको सस्पेंड करेगा? क्या वहाँ पे अब वो 8 जज इस पोजीशन, अगर हुकूमत की नज़रसानी 3 महीने नहीं लग सकी तो ये पीटीआई की दरख्वास्त सुबह कैसे लगती? तो फिर पीटीआई के पास भी तो ऑप्शन है कि वो उसको चैलेंज कर देगी ना। चैलेंज अदालत सुनेगी तो चैलेंज। हाँ, लेकिन वो तब जब तक फैसला नहीं आ रहा या ये चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती तब तक उनको कैसे गिना जाएगा? की नज़रसानी की दरख्वास्त सुन ली गई है? हाँ,
तो तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त फौरन, अब तो उन्होंने कानून बना दिया कि आउट ऑफ द वे आप कोई दरख्वास्त नहीं सुन सकते। तो सर इलेक्शन वो कमीशन इसी चीज का पहले वेट तो ये था ना, तहरीक इंसाफ रात को दरख्वास्त दायर करती थी, सुबह लग जाती थी। अब तो उन्होंने कहा आउट ऑफ द वे सुनेंगे तो उसकी रीजनिंग देनी पड़ेगी, तो मुझे नहीं लगता सुबह लग जाएगी। अच्छा, ये तो जो सर ये इस वक्त इलेक्शन कमीशन किस चीज़ का वेट कर रहा है, क्योंकि 8 इजलास हुए हैं, वो कोई फैसला नहीं कर पा रहे, तो क्या वो भी आइन और कानून मेरा पास ख्याल होने है का वो वेट कर रहे हैं? मुख्तलिफ लॉयर फिर से, जजेस को फैसला- कानूनदानों से ओपिनियन ले रहे हैं और एक कंसेंसस बिल्ड कर रहे हैं, एक बड़ा फैसला है। और मेरे ख्याल में अच्छा कर रहे हैं, सोच समझ के फैसला करना चाहिए। वो उन्होंने बहुत से जो आज़ाद कानूनदान हैं, जो मतलब अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, उनको भी ऑन बोर्ड किया है, उनसे राय ले रहे हैं और एक कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो जो भी एक्शन करें उसके हक में उनके बारे या में फिर मुजम्मिल साहब वो इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि कानून पास हो सके और उसके कानून बाद तो पास जजेस है। का जो फैसला है कानून तो उसको पास कलअदम करार दिया जा सके। कानून तो पास है, और कौन सा कानून पास? देखिए जजेस को अगर जो इस वक्त वो पास करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए इत्तेहाद ढूंढ रहे हैं, आप क्या ख्याल है आईनी मौलाना फजल तरमीम के रहमान बाद साहब का, अगर ये आइन पास हो जाता है, ये बन जाता है, तो फिर तो जजेस का फैसला कलअदम करार दिया जाएगा, फिर तो जजेस के फैसले की कोई अहमियत नहीं रहेगी। लेकिन अभी तक तो है ना, जो आपने भी कहा, आईनी तरमीम के बाद मखसूस नशिस्तें मिली तो क्या फ़ायदा? मिलनी तो आईनी तरमीम से पहले चाहिए। वो तो ये बात हुई कि मतलब है कि जब आपने, मुझे लगता है अगर मखसूस नशिस्तें मिलनी है तो आईनी तरमीम से पहले मिलेंगी, बाद में लेने का क्या फ़ायदा? और आपको स्ट्रेटजी यही लग रही है कि अगर मिली भी सही तो ये तरमीम के बाद मिलेंगी, नहीं, पहले मिले। पहले मिलेंगे? मुझे लगता है जल्द इलेक्शन कमीशन को फैसला कर लेगा। अच्छा, बानी पीटीआई को कब बाहर आता देख रहे हैं आप? अभी तो आपने कहा कि अभी मुस्तकबिल करीब में कोई चांसेस नहीं है, लेकिन कब? क्या उम्र भर उनको कैद भी रखा जाएगा? कौन उम्र भर की गारंटी दे सकता है? किसने पहले चले जाना है, किसने बाद में जाना? सर आपका तज्जिया क्या कहता है इसके ऊपर? मुस्तकबिल फौरी तो नहीं आते नजर आते। और एक्सटेंशंस जिनकी तवक्को की जा रही है, वो एक्सटेंशंस होने जा रही हैं। तवक्को 2-3 से अहम मुराद शख्सियात आपकी? की नाम ले लें। चीफ साहिबान है। मेरा नहीं ख्याल काजी फायजी साहब एज चीफ जस्टिस सुप्रीम 25 अक्टूबर के बाद कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, ठीक है। इस तरमीम के बावजूद अगर तरमीम पास हो एज जाती है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट नहीं कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, वो वही है, आईनी अदालत के सरबराह के तौर पे वो सामने आ सकते हैं। देखिए उसमें भी आप देखें, ये जो हमारे जजेस हैं, इनकी रिटायरमेंट की उम्र यकसा तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे। जो ट्रायल कोर्ट के जजेस हैं उनकी रिटायरमेंट की उम्र कुछ और है, जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी रिटायरमेंट की उम्र कुछ और है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी रिटायरमेंट की उम्र कुछ और है। इसका मतलब जजेस की रिटायरमेंट की उम्र यकसा तो नहीं है। लेकिन आप एक्सटेंशन होनी चाहिए मुजम्मिल भाई। मैं ये बात कर रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान में तमाम जज एक ही डेट को रिटायर होते हैं? नहीं होते। नहीं होते। तो अगर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के रिटायरमेंट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र से डिफरेंट होगी, तो ये कोई पहली दफ़ा होगा पाकिस्तान में। अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिटायरमेंट की उम्र फ़र्क है, तो सुप्रीम कोर्ट और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की रिटायरमेंट की उम्र भी फ़र्क हो सकती है। यहाँ तो आप कहें कि मुल्क के तमाम जजेस की रिटायरमेंट की उम्र यकसा है, तो आप किसी नई अदालत को भी वही रिटायरमेंट डेट दें जो सारे जजेस की हो। और अगर आपने स्टेप्स में जजेस की रिटायरमेंट की उम्र डिफरेंट रखी हुई हैं, तो आप डिफरेंट क्यों नहीं रखी जा सकती? एक्सटेंशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, आपकी राय क्या है इस पे? क्योंकि हम मुझे तो ये लगता बचपन है से कि- यही देखते हैं कि ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि पाकिस्तान में होती है। मैं कह रहा हूँ वो हम as जिन chief मुल्कों की justice सुप्रीम कोर्ट मिसाल continue देते नहीं हैं, करेंगे। वहाँ पे हम कहते हैं कि जी सारा कुछ, वो एज चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कंटिन्यू नहीं करेंगे। वो तो ये तो आप खबर दे रहे हैं, मैं आपकी राय जानना चाह रहा हूँ मुजम्मिल भाई कि आइडियली ऐसा होना चाहिए। कोई अगर चीफ किसी भी ओहदे का है, वो उस ओहदे पर विराजमान है, उसको एक्सटेंशन उसकी मिलनी चाहिए किसी भी सूरत में, चाहे वो जो अब एक रास्ता बनाया जा रहा है वो ही क्यों ना हो। केस सवाल डिफरेंट है। लेकिन ये तो खास तौर पे किसी न किसी जमात को, पार्टी को जाहिर है फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश हो सकती है। कोई भी हुकूमत अगर किसी को एक्सटेंशन देती है तो वो अपने फ़ायदे के लिए देती है। कॉम्प्रोमाइज़ तो Long फिर करने term चलने पड़ेंगे, के जिसको लिए आप ओब्लाइज करेंगे, ऑब्वियसली वो फैसला करने में भी मुश्किलात का शिकार होगा। जिसको लगाएंगे वो भी आपको मोबिलाइज्ड होगा, जिसको नए को अगर लगाएंगे। अगर आप सीनियरिटी के मुताबिक या जो पैटर्न है या मेरिट है उसके एक मुताबिक merit के लगाएंगे base तो फिर पे। तो कोई आसान नहीं करेंगे आप उस पर। हाँ, अगर लेकिन ऐसा होता नहीं है। होना तो चाहिए मुजम्मिल भाई। आप क्या- इतना क्या shaky में आर्मी- आप- हुकूमत के अंदर अगर हम बात करें, हुकूमत के अंदर बड़ी फूट चल रही है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? क्योंकि हम मरियम साहिबा का रवैया भी देखती हैं कि बड़ा ही एरोगेंट सा होता है, उसको आप किस तरह से लेते हैं?
किसके साथ एरोगेंट? देखें, एक प्रिंसिपल है जो फॉलो करना होता है कि अगर वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं तो उनको रिसीव करने जाना है, सदर साहब आ रहे हैं उनको रिसीव करने के लिए जाना है। मरियम साहिबा की हमने जो एक प्रैक्टिस देखी है वो कहती हैं कि जी मैं बड़ी मसरूफ थी जिसकी वजह से मैं जा नहीं सकी हूँ। वज़रा को ये जो डेकोरम फॉलो करना है वो भी नहीं करती। पीपल्स पार्टी ने प्रोटेस्ट भी किया जी, तो नेक्स्ट टाइम उन्होंने स्पीकर भेज दिया, खुद नहीं गई, खुद फिर भी नहीं गए। ये रवैया जो है ये नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ उनके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं चल रहे। जबकि आपको पता है पंजाब में, जबकि इत्तेहाद तो लिया ना उनका पीपल्स पार्टी का। पंजाब में तो उन्हें पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं है ना, पंजाब में तो उनके अपने वोट पूरे हैं। मुजम्मिल भाई, ये जो शौक है, ये मौक़िफ़ है कि हर चीज को ओन करने का कि जी ये भी मैंने किया, ये भी मैंने किया, वो उसको प्रोजेक्ट्स को रोक दें। पार्टी सिंध में पीपल्स पार्टी को नून लीग की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो क्या पीपल्स पार्टी सिंध में नून लीग को कुछ देने के लिए तैयार है? तो सर इसका मतलब क्या होगा? खींचातानी चलती रहेगी। पीपल्स पार्टी कहती है ना हमारे वोट पूरे हैं, या हम आपको क्यों वजारतें दें, क्यों आपके एडवाइजर लगाएं, वो वहाँ गलत कर रहे हैं, ये यहाँ गलत कर रहे हैं। वो कहते हैं कि यहाँ हमारे वोट पूरे हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स इज नॉट अ गेम ऑफ चैरिटी। नुकसान हो रहा है अवाम को, क्योंकि अभी आप देखें गवर्नर साहब के साथ भी मरियम साहिबा का वही सीएम साहिबा और गवर्नर साहब आपस में जिस तरह से वो एक उनकी चपकलस चल रही है, अवाम का नुकसान हो रहा है ना। वीसी लेकर आपको पता ही तनाज़ा तो चल रहा है, आप पाक के ऊपर तनाज़ा चल रहा है, तमाम तनाज़ात हैं। आप समझते नहीं वाइस चांसलर्स के मामले में भी हेल्थी कंपटीशन, और गवर्नर को अपनी बात कहने का हक होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर को अपनी बात कहने का हक होना चाहिए। सर अवाम का भी तो कोई हक है ना, अवाम का भी तो, अवाम का हक कौन अदा करेगा? खामोशी होनी चाहिए सियासत में, आमरीत होनी चाहिए। इख्तलाफ राय तो पॉलिटिक्स और जमहूरियत का हुस्न है, लोगों को अपनी बात कहने। जहाँ हम क्यों इख्तलाफ राय को समझते हैं कि बाद में इस्तेहकाम आ गया है। मुजम्मिल भाई, आपने बताया था कि आज आपकी सीएम साहबा से मुलाकात भी होगी, तो हमारी रिजर्वेशंस जो हम तर्जुमानी करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उन्हें क्या कहूँ कि उनसे कहिएगा कि अवाम की फलाह के लिए जो मंसूबे चल रहे हैं उन्हें रोके बगैर वजारतें देते और हैं। इसलिए आपका पैगाम है कि पीपल्स पार्टी को पंजाब में वजारतें दे दी जाएं। तर्जुमान थोड़ी है, हम तो अवाम की तर्जुमानी कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि मंसूबे रोके बगैर मुकम्मल कर दें? सिर्फ इसलिए कि उनकी तख्ती रिबन भी काट लें, तख्तियां भी लगा लें, लेकिन मुकम्मल कर लें। वो उसके लिए नई कमेटियां बन रही हैं, किसी ने भी सर मंसूबा शुरू किया रखे है। जो नई जमात आती है, हम सिर्फ नून लीग की नहीं बात करें, कोई भी नई पार्टी आती है ना तो वो उसके मंसूबों को वहीं पर रोक देती है, डिले का शिकार हो जाते हैं। उनका फायदा डायरेक्टली अवाम को पहुंचना होता है। कंप्लीट है साफानी का ये पाक आप जो मंसूबा है सरवर साहब का मंसूबा, हाँ जी, उसको रोका गया। अब वो दोबारा से नई कमेटी बन रही है, नए सरबराहान क्या करें? चौधरी सरवर साहब को ही दे दें वापस? नहीं, उनको क्यों? मतलब वो 4 साल में मुकम्मल नहीं, 36 अजला में दिसंबर में कंप्लीशन होनी थी, 4 साल में मुकम्मल नहीं कर सकते। अब ये अगले साल के एंड में ये अभी भी 4 साल मजीद ले जाएगा। नहीं, 4 साल में मुकम्मल तो नहीं कर सकते, उन्हें करना चाहिए था ना। अब आप ये क्यों नहीं कहते कि गवर्नर 4 साल रहा और उसने एक प्रोजेक्ट बनाया, उसकी फंडिंग भी ली, और वो 4 साल में उसको मुकम्मल नहीं कर सकते? चलो उम्मीद करते हैं कि अभी मंसूबे मुकम्मल होंगे। 30% भी मुकम्मल नहीं कर सका 4 साल में। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे मुजम्मिल भाई, और उम्मीद करते हैं कि आज मुलाकात में हमारी रिजर्वेशंस, पाकिस्तान की, पंजाब के लोगों की रिजर्वेशंस या उनके मुतालबात वहाँ तक रखे जाएंगे, उस पर अमल दरामद भी हो सकेगा। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, आप कहीं मत जाएगा, बहुत सारे अहम इशूज़ हैं जो अभी भी डिस्कस करना ज़रूरी है, तो एक शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद, और एक अच्छी खबर जिसके बारे में हम कह रहे थे, लेकिन ये खुशखबरी है या अफसोस की खबर है, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन बहरहाल जो भी हुकूमत होती है इसे विक्ट्री क्लेम करती है। $7 अरब की अगली किस्त IMF की तरफ से मिलने जा रही है, जिसके पहला जो हिस्सा है पहला फेज़ में वो $1 अरब 10 करोड़ की सूरत में हमें मिलेगा, और इसके बाद फिर हमारी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। परफॉर्मेंस क्या है? बुनियादी तौर पर परफॉर्मेंस ये है कि आवाम को आप कितना निचोड़ते हैं, आवाम के ऊपर कितना बोझ डालते हैं, कितने टैक्स डालते हैं किसी भी मद में हो, चाहे वो महंगी बिजली की सूरत में हो, महंगे पेट्रोल की सूरत में हो, या फिर जो दीगर कमोडिटीज़ हैं उसकी मद में आप किस तरह से आवाम के खून पसीने को निचोड़ के IMF के हवाले करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो कर्ज मिलता है उसके ऊपर जो सूद होता है, जो इंटरेस्ट होता है, वो भी आपकी मेरी जेबों से ही निकलना है। तो इस पर हम बात कर लेते हैं इंशाअल्लाह। हमारे साथ मौजूद होंगे तर्जुमान FBR बख्तियार मोहम्मद साहब और माहिर मईशत हारून शरीफ साहब। पहले बख्तियार साहब से पूछते हैं। बिल्कुल जी, बख्तियार साहब आपसे जानना चाहेंगे, वेलकम टू शो। सबसे पहले आपको कहेंगे, जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से
हम देख रहे हैं इस वक्त नॉन फाइलर और फाइलर की भी एक वो जंग चल रही है गवर्नमेंट की जानिब से। उसके ऊपर भी बड़े कवानीन बना दिए गए हैं, बड़ी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं और ये कहा गया है कि अब जो नॉन फाइलर हैं वो ना तो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ना गाड़ियां खरीद सकते हैं, ना कोई दीगर चीज़ें वो ले सकते हैं, ना ही वो बाहर का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सी पाबंदियां मजीद जो इसके ऊपर लगाई गई नॉन फाइलर्स के ऊपर, वो भी बताइएगा। इस वक्त जो कोई भी ट्रांजैक्शन हो, गाड़ी लेनी हो, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन हो या कोई भी ट्रांजैक्शन हो, तो उसमें फाइलर के लिए हमने एक रेट रखा हुआ है जो कम है और नॉन फाइलर के लिए ज्यादा है। तो नॉन फाइलर वो ज्यादा रेट का फायदा उठा के ट्रांजैक्शन कर लेता है। तो अब ये प्रिंसिपल डिसीजन हो चुका है कि जी हमने ये नॉन फाइलर को ये फैसिलिटी खत्म कर देनी है। या तो फाइलर बने या फिर वो कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकेगा, ना गाड़ी ट्रांसफर कर सकेगा, ना प्रॉपर्टी खरीद सकेगा, या जितनी भी ये ट्रांजैक्शन। थोड़ा सा बख्तियार साहब ये भी एलैबोरेट कीजिएगा कि नॉन फाइलर्स कौन होंगे और क्या पूरे पाकिस्तान को अब टैक्स रिटर्न्स जमा करानी होंगी? देखिए, पहली बात तो कि जी रिटर्न किसको फाइल करनी है, तो वो जो हमारा लॉ है उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि किस किस बंदे ने रिटर्न फाइल करनी है। सारे 25 करोड़ ने फाइल नहीं करनी है। वो किसी के अगर 6 लाख या उससे ज्यादा की इनकम है उसने फाइल करनी है, किसी के पास अगर गाड़ी है तो उसने फाइल करनी है, किसके पास अगर घर है अपना उसने फाइल करनी है। तो इस तरह की चीजें हैं जो लॉ के अंदर दी गई हैं। तो वो लोग जिनको लॉ के मुताबिक रिटर्न फाइल करनी है और वो फाइल नहीं कर रहे हैं, तो वो ये जो जितने भी ट्रांजैक्शन, ये तो ठीक हो गया जिसके पास गाड़ी है, घर है, उन सबको टैक्स देना पड़ेगा, उनको रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेंगी। लेकिन जिनकी तनख्वाही 50,000 है, क्या वो भी इसकी जद में आएंगे? क्या उनको भी फाइल करनी पड़ेंगी? ये तनख्वाह के एंगल से तो उन पे पाबंदी नहीं होगी, लेकिन अगर वो दूसरे तरीके से रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल है, लाइक सपोज उसके पास घर है या गाड़ी है, प्लॉट है और वो जो रिक्वायरमेंट है लॉ में उसने रिटर्न फाइल करनी है उस वजह से, तो फिर तो वो फाइल करेगा। लेकिन अगर उसका सिर्फ इशू तनख्वाह का है तो 50,000 से नीचे सिर्फ तनख्वाह अगर है तो। अच्छा बख्तियार साहब, बैरून मुल्क सफ़र से मुतल्लिक कहा जा रहा है कि नॉन फाइलर्स को फाइलर बनाने के लिए अब उनके बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी लगाई जाएगी। क्या 25 करोड़ आवाम को इस कैटेगरी के अंदर लेकर आना, बैरून मुल्क सफ़र से रोक पाना, क्या ये मुमकिन भी होगा? देखिए, जो हमारे पास रिकॉर्ड सारा कुछ आ जाए कि जी किस किस ने रिटर्न फाइल करनी है, तो उनको हम नोटिस देंगे 1 या 2, तो जो मुनासिब उसको अपॉर्चुनिटी देंगे कि जी वो रिटर्न फाइल करे। अगर फिर भी वो रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो हम फिर FIA को डाटा भिजवाएंगे और उनके वहाँ पर जो फॉरेन ट्रैवल होगा वो बंद हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि कितनी तादाद जो अभी आपके पास आ रही है जो रिटर्न्स फाइल करते हैं, कितने लोग हैं? हमारे पास डेटा आ चुका है और हम उस पे काम ये कर रहे हैं बिकॉज इसमें डुप्लीकेशन बहुत आ रही है ना। किसी के पास गाड़ी भी है, घर भी है, उसकी तनख्वाह भी 6 लाख 60 से ज्यादा है, तो वो 3 बंदे तो नहीं हो सकते, एक होगा ना। तो हम वो शिफ्टिंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपके साथ वीडियो में शेयर करेंगे कि कितने ऐसे बंदे जिन्होंने रिटर्न फाइल कर। अच्छा बख्तियार साहब, ये कवानीन जिस पर अब अमल दरामद की एक बार फिर से कोशिश हो रही है, सख्ती हो रही है, ये तो जब से पाकिस्तान बना है ये कवानीन मौजूद हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं हो पाता। इस बार कोई उम्मीद रखें कि आप अमल दरामद को यकीनी बना पाएंगे? इस सिलसिले में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है विल पावर, और इस दफ़ा जो विल पावर है और जो जिस लेवल के डिसीजंस हैं ये रिवर्स होते नजर नहीं आ रहे। इंशाल्लाह इस दफा हम इम्प्लीमेंट बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बख्तियार साहब को हम साथ ही रख लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हारून शरीफ साहब, हम उनकी जानिब चलते हैं, माहिर मईशत, उनसे भी जान लेते हैं ना कि जो सूरत हाल चल रही है। हारून शरीफ साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं $7 अरब की एक हमें फंड मिलने जा रहे हैं, हमें एक किस्त मिलने जा रही है, खुशाइन बात भी है एक तरह से, दूसरी तरफ से हम परेशान भी हैं कि हमारी जेबों से जाहिर है वो जाएगा, हमें वापस भी तो करना है, और ऊपर से जो टैक्सेस लगा दिए गए हैं। ये सिचुएशन थोड़ी सी आप देखें ना, अगर अवाम अगर कोई अपनी मदद आपके तहत किसी ने कोई चीज़ खरीदी है उसके ऊपर टैक्सेस की भी भरमार हो गई है, किस तरीके से आप इन चीज़ों को देख रहे हैं? खुश हो, दुख का इजहार करें, क्या करें? जी, जो बेल आउट होता है लोन की तरफ से वो कोई खुशखबरी नहीं होता है, वो एक रिलीफ होता है जो आपको कुछ टाइम बाय करके देता है कि हम अपनी एक मईशत की सिमत बना सकें। तो इसलिए जो हमारे सियासतदान तो हर चीज को विक्ट्री कहते हैं, लेकिन ये एक बेल आउट है, कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। सख्त शराइत पर है, पहले साल आपके ऊपर प्रेशर्स ज्यादा बढ़ेंगे, अगर आप फुलफिल कर देते हैं तो आपकी अगले रिव्यूज में किस्तें आनी शुरू हो जाएंगी। अब हमारी जो इश्यूज हैं, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसके 7 हिस्से हैं, जिसके अंदर उन्होंने आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें रिफॉर्म्स करनी है कि आप शरह सूद कहाँ रखेंगे, लेकिन IMF का तरीका ये है कि वो डिमांड को कंप्रेस करते हैं। इसका मतलब है कि कोई शरह सूद बहुत ज्यादा नीचे नहीं गिरेगी। हाँ,
शायद वो ये कहें कि हुकूमत कर्ज लेना कम करे और प्राइवेट सेक्टर को कर्ज ज्यादा जा सके। इसी तरह फिस्कल साइड है, उनके टारगेट्स हैं। मेरा सवाल इसमें ये है कि ये जो हम बहुत ज्यादा अच्छी बात है फाइलर्स को लाएं, टैक्स के गोशवारे डालें, जब तक मईशत ग्रो नहीं करेगी आपका टैक्स का सस्टेनेबल इनकम नहीं आएगी। तो हमें बड़ी तगड़ी पॉलिसियां चाहिए कि ये 2.5% की मईशत जो है ग्रोथ, इसको आगे लेकर जाएं और सस्टेन करें। अब ये सारी चीजें, इसके बाद स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की जो लीकेजेस की इसके अंदर कंडीशन है, गवर्नेंस की इसके अंदर है, कंपटीशन के ये जो आप सब्सिडीज देते हैं, चीजें बांटते हैं, लैपटॉप दे रहे हैं, इधर सस्ते कर्जे हंसने दे रहे हैं, अब ये आप नहीं कर पाएंगे। अच्छा हारून साहब, ये एक चीज़ जो देखने में आती है कि माजी के अंदर भी जब हमने कर्ज लिए हैं, बदले में हमने कुछ ना कुछ गिरवी रखा है, कुछ यकीन दहानियाँ करवाई हैं और वो जाता तो हमारी ही जेबों से है। इस बार भी साए मंडला रहे थे, लग नहीं रहा था कि किस्त मिल पाएगी। तो आपको क्या लग रहा है, वो क्या शराइत हैं, वो क्या चीज़ें हमने मानी हैं जिस पर ये अगली किस्त हमें मिलने जा रही है, और क्या ये आखिरी भी होगी? ये किस्त नहीं है, ये एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी 3 साल का 37 माह का प्रोग्राम है। ये इसके अंदर हर 6 माह हमारा रिव्यू होगा, जिसके बाद किस्तें रिलीज होंगी। ये बहुत ज्यादा टाइट मॉनिटर्ड प्रोग्राम है। जैसे मैंने आपको शराइत बताई है कि 7 एरियाज हैं उसके अंदर। अब इसमें हमारे चैलेंज क्या है? एक चैलेंज तो ये है कि क्या हम अमीर को ज्यादा टैक्स करके गरीब को रिलीफ दे सकते हैं, क्योंकि अब हम कर्ज लेके रिलीफ नहीं दे सकते। दूसरा हमारा चैलेंज इसके अंदर ये है कि एक वीक कोलेशन है, बहुत ज्यादा सूबों के साथ टेंशन हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें बहुत सी चीजें सूबों से मिलकर करनी है। तो क्या हम कुछ सियासी तौर पे टेम्परेचर को गिरा पाएंगे कि हम IMF की शराइत को पूरा कर सके। तीसरा ये है कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो हैं वो हमारे लॉसेस खा रही हैं, क्या हम उसको ब्यूरोक्रेसी से छुड़ा के प्रोफेशनल्स को दे पाएंगे? मैं प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं कर रहा, ना IMF ने की है। इशू ये है कि इस वक्त जो नाअहल लोग ने इसको खराब किया है, अभी भी वही चला रहे हैं। अब ये जो प्रेशर्स है, आपने देखा यूटिलिटी स्टोर का थोड़ा सा प्रेशर आया, हुकूमत बैकफुट पे चली जाती है। हमें इस वक्त बड़े सख्त फैसले दिखाने, हमारी हिस्ट्री ये है कि IMF का प्रोग्राम हम कोई 15 से 16 माह करते हैं, थोड़ी सी हमारी चीजें ऊपर की बेहतर होती हैं, रिजर्व्स बेहतर होते हैं, फिस्कल डेफिसिट घटता है, हम प्रोग्राम से निकल के तो फिर वही MNAs को पैसा हारून साहब, आपने कहा कि 6 माह का एक रिव्यू होगा हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर, हम जो अहदाफ पूरे कर पाते हैं कि नहीं पूरे कर पाते हैं, तो उसके बाद हमें अगली जो उसकी किस्त होगी वो मिलेगी। वो अहदाफ कौन से होंगे हम पूरे कर पाएँ? और क्या इसी तरह से टैक्सेस हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में भरमार हो जाएगी हर चीज़ के ऊपर, आवाम से निकलवाए जाएंगे ताकि IMF को खुश किया जा सके अगली किस्त के लिए? नहीं जी, IMF को खुश करने की बात नहीं है। असल चैलेंज IMF ये कहता है कि आप अपना जो है बजट का खसारा घटाएं। अब खसारा घटाने के लिए आप टैक्सेस लगा लें, उन्हीं लोगों को स्क्वीज कर लें, या हुकूमत के खर्चे आधे कर लें। देखिए ना, आपके पास चॉइस है कि हम जिन तरीकों से अपना अभी काम कर रहे हैं, ना हम पर्क्स एंड प्रिविलेजेस घटाते हैं, ना रेस्ट हाउस बंद करते हैं, ना गवर्नर हाउसेस को छोटा करते हैं, तो ये पैसा कहां से आएगा? या आप इकोनॉमी को डबल कर ले, GDP ग्रोथ, ताकि उसके अंदर वेल्थ क्रिएशन हो। कोई तीसरा ये इकोनॉमिक्स के अंदर कोई नया तरीका नहीं है। IMF प्रोग्राम में कभी भी रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं आती, क्योंकि वो आपको कंट्रोल। हमारे यहाँ तो जो इतनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं उनको चंद हजार रुपए के ऊपर लीज किया गया है, जो कि सरकारी इमारतें हैं, उनके ऊपर से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। जिमखाना आ जाता है उसमें, ये PCB का तमाम जो क्रिकेट स्टेडियम है हमारा कज़ाफी का, वो आ जाता है, और बहुत सारी इमारतें हैं। हम तो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। वो मुआहदे क्यों नहीं रिव्यू हो रहे, उनके ऊपर क्यों नहीं नजरसानी हो रही कि आ सके पैसा वहां से? जी देखिए, हम अभी तक एक इकोनॉमिक्स में कहते हैं पोस्ट कॉलोनियल माइंडसेट से हुकूमत चलाते हैं कि
जो हमारी इलीट है वो एसेट्स को छोड़ने पे तैयार नहीं है। अब सवाल ये है कि अब वो अवाम जो है वो कब तक स्क्वीज होंगे। पहले ही आपने 30-30% इन्फ्लेशन से उनकी कंजम्पशन पावर आधी से कम कर दी है। ऐसे ही अभी भी इन्फ्लेशन कम हुई है, कीमतें कम नहीं हुई हैं। सो हमें इस वक्त ये देखना है कि आपका 70% यंग जो आबादी आ रही है उसको आपने कैसे केटर करना है। ये जो कुछ लोग हैं जो एसेट्स नहीं छोड़ते हैं अपना, अब इनके ऊपर कुछ फैसले करेंगे, सेक्रीफाइस करेगी हुकूमत तो लोग टैक्स देंगे। अदरवाइज मैं अभी से कह रहा हूं कि अगर हुकूमत अपना तौर नहीं बदलेगी तो लोग टैक्स नहीं देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया। लोग जो है वो टैक्सेस हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, बख्तियार मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और ये बात ठीक है कि आवाम के साथ साथ हुकूमत को भी अब इसकी कीमत अदा करनी चाहिए, क्योंकि ना तो उनके प्रोटोकॉल में, ना उनके तर्ज ज़िंदगी में, ना ही उनके जो दीगर एक्स्ट्रा अखराजात हैं उनमें कमी बिल्कुल नहीं की जा रही है। तमाम सियासतदान कहते हैं कि जी हम प्रोटोकॉल नहीं लेते, हम ये नहीं करते। प्रोटोकॉल के नाम पर इतना खड़ा है, उसको थोड़ा कम कीजिए, अपनी तर्ज ज़िंदगी को सादा बनाइए, ताकि जो अवाम है ना वो जो पिस रहे हैं चक्की में, उनके ऊपर से भी थोड़ा सा ये बोझ हट सके। बहरहाल कुछ अच्छी खबरें और भी हैं। बिल्कुल, स्नूकर की दुनिया से खबर है, और फाइनल के अंदर स्नूकर आलमी कप था, चैंपियनशिप, जिसके अंदर भारतीय हरीफ के साथ दोनों रिवायती हरीफ आमने सामने थे। बहरहाल एक को जीतना होता है। असद इकबाल इसमें शिकस्त खा गए हैं। भारतीय खिलाड़ी कमल चावला ने वर्ल्ड 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ी असद इकबाल को शिकस्त दे दी है, और मंगोलिया में फाइनल हुआ, जहां पे कमल चावला ने असद को 6-2 से शिकस्त दी। असद ने इब्तदाई 2 फ्रेम्स अपने नाम किए, लेकिन उसके बाद कमल चावला खेल पर छा गए। कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। हम उम्मीद करते हैं कि असद अगली बार कोई जीतता है जुनेद तो कोई हारता भी है। हाँ, लेकिन यहाँ पर तकलीफ ज्यादा होती है कि जब आप अपने एक भारत से, एक पुराने हरीफ से हार जाते हैं ना, तो तकलीफ ज्यादा होती है। अच्छा, जीतने की खुशी भी उतनी ही होती है, लेकिन हम ये कहेंगे आपको कि आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। अगली बार जीत जो है वो जरूर आपके नाम होगी, और अगर इस बार आप नहीं जीत सके तो हिम्मत नहीं हारनी है। सबसे पहले जोश और जज्बे के साथ, हाँ, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, हिम्मत आपने दिखानी है, और इसी जज्बे से आगे भी आपने खेलना है, ताकि आने वाले दिनों में आप कामयाबी भी हासिल कर पाएं। और कोई जीतता है तो कोई हारता भी है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार जीत जो वो आपके नाम हो। बिल्कुल, और वनडे कप पर बात होगी, दीगर भी अहम इश्यूज हैं जिस पे आपके साथ हम चिट-चैट करेंगे, गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, और अब हम कुछ बात करेंगे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के ऊपर। जिस तरह हमने देखा कि कल पैंथर्स और मारखोर जो है वो आमने सामने थे, और पैंथर्स ने मारखोर को शिकस्त देकर चैंपियंस वनडे कप का फाइनल अपने नाम कर लिया है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ आपको याद होगा एक मीटिंग होनी थी जिसमें सबने सर जोड़ के बैठना था, जिसमें कप्तान भी थे, जिसमें खिलाड़ी भी थे, जिसमें ऑफिशियल्स भी थे, और तवक्को की जा रही थी कि ये जो गर्दाब के अंदर पाकिस्तान की टीम फंसी हुई है, जो ग्रुप बंदी है, क्या इसका खात्मा हो पाएगा, इस पर भी बात करेंगे। और टेस्ट स्क्वाड का, पहले टेस्ट स्क्वाड का ऐलान किया गया है जो इंग्लैंड के खिलाफ खेला जाएगा, तो इन सब मौज़ूआत पर बात करते हैं। अशरफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अशरफ भाई, वेलकम करेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। एक तो सबसे पहले बात कर लें ज़रा, ये जो चल रहा है फैसलाबाद के अंदर टूर्नामेंट एशियंस कप, आपको लगता है कि फाइनल में कौन आने जा रहा है? क्योंकि एक अपसेट तो हुआ है गुज़श्ता रोज़, हमने देखा कि मार्को जो अभी तक लीड कर रही थी उनको शिकस्त हुई है पैंथर्स के हाथों। बिल्कुल, चैंपियंस कप देखें, ये कप जो मेला सजाया गया था ना, ये कौमी क्रिकेटर्स के लिए सजाया गया था कि उनको यहाँ पर लाया जाए, और फैसलाबाद के वेन्यू बनाया गया था ताकि शायकीन क्रिकेट इन हीरोज़ को देखने आए। लेकिन अफसोस, जब प्ले ऑफ और जो एलिमिनेटर्स मैचेस हैं उससे पहले जो हमारे हीरोज़ हैं उनको टूर्नामेंट से अलग कर दिया गया। बाबर आजम, शाहीन, सबको इस टूर्नामेंट से अलग कर दिया गया, और उनको कहा गया कि आपने अब 30 को जाके मुल्तान में रिपोर्ट करना है। देखें, ये जो शायकीन क्रिकेट है, आपने कल स्टेडियम खाली देखे, जहां पर मारखोर को पैंथर्स के हाथों शिकस्त हुई,
कल लायंस जो नंबर 5 पे 4 पे थी उसने स्टालियंस नंबर 3 वाली को शिकस्त देकर यानी कि कल 2 अपसेट्स हो गए हैं। फाइनल के लिए वो भी यानी कि जो नीचे टीमें थी वो ऊपर आ गई, ऊपर थी वो नीचे सा चली गेम हो रहा गई। है। इसकी एक और भी वजह मैं बताता हूँ ना, जिसमें देखें रिजवान टीम से निकल के रिजवान टीम को मार्कोट को लीड कर रहा था। एक जो कप्तान लीड कर रहा होता है उसे पता होता है मैंने किस तरह लेके चलना है। अब ये बैकग्राउंड क्या है? इन खिलाड़ियों को बाहर निकाला गया है, खुद निकले हैं, क्या मामला है? नहीं, ये सिलेक्शन कमेटी ने जो इंग्लैंड के खिलाफ हमने टेस्ट सीरीज खेलनी है मुल्तान में, जो पहला टेस्ट मैच 7 से लेके 11 अक्टूबर तक खेला जाना, उसके लिए जो 15 रुपये स्क्वाड अनाउंस किया है, ये वो मुख्तलिफ टीमों में वो तो खिलाड़ी। ये उन्हें पहले से जिसने रेस्ट दे दी गई है डेट्स प्रैक्टिस जिनको उन्होंने अनाउंस किया उनको पहले नहीं पता था? देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं पता किसी को क्या होने जा रहा है, कब किसको कह देना कि अभी आप छोड़ दो। और रीज़न ये बताई गई है कि हमने इन प्लेयर्स को इसलिए अलग कर दिया है कि ये जो 4 मैचेस में कोई अनफिट ना हो जाए। और भाई आपको खुदा का खौफ होना चाहिए, जो 10 मैच खेल के नहीं अनफिट हुआ तो वो अगले 2 मैचेस में वैसे भी अनफिट हो उनके लिए जाएगा। प्रैक्टिस इस वक्त बड़ी जरूरी थी, जब बड़ी ज़रूरी थी, आप प्रैक्टिस में रहते खेलना है। बड़ी ज़रूरी, आपने दुरुस्त बात की कि इनको चाहिए था कि प्रैक्टिस में रहते इनको रखा जाता। इंग्लैंड के खिलाफ जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हमने आखिरी 10 टेस्ट मैच जो खेले हैं उसमें से सिर्फ 2 जीते हैं, 6 हारे और 2 ड्रा हुए हैं। और लास्ट 2022 में जब इंग्लैंड की टीम आई थी 3 टेस्ट मैचेस के सिरे, और बाबर आजम ने पाकिस्तान टीम को लीड किया था, तीनों टेस्ट हम मैच हार गए थे। तो आपका जब ट्रैक रिकॉर्ड जो बोलता है ना, उसकी वजह से आपकी टीम की कारकर्दगी बोलती है। आपने चैंपियंस कप हमने करवाया, मुझे एक प्लेयर को बता दें आपने जो नया प्लेयर आपको इस टूर्नामेंट से मिल सका है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने बहुत बुलंद और बांग दावे किए थे कि यहाँ से खिलाड़ी हम नया टैलेंट सामने लाएंगे। अच्छा, नया टैलेंट तो चौधरी साहब निकला नहीं है। अभी ये जो स्क्वाड का ऐलान हुआ है इसके अंदर 2-3 तब्दीलियां की गई। कामरान गुलाम को फिर नहीं लिया गया, उसको फिर रेस्ट करवाया गया। ये क्या स्ट्रेटजी है, कुछ समझ में आ रही जी? है? कामरान गुलाम ने साबित कर दिया था, 2 उसने सेंचुरियां स्कोर करके अपनी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, उसको फिर स्क्वाड में नहीं लिया गया। उसको नहीं लिया गया। और उनको ये है जोम कि हमने इसको वाइट बॉल के लिए नया टैलेंट ढूंढ लिया है। देखें, आपने नुमान अली 29 साल का या 30 साल का आप लड़का लेके आते हैं, वापस उसको फिर करवाते हैं। तो आपका इब्रार है, इब्रार के अलावा दूसरे जो स्पिन बॉलर हैं, यंगस्टर हैं, वो किधर है? उसामा मीर किधर है आपका? तो अशरफ साहब, ये फिर ये स्क्वाड तरतीब देने का, चुनने का क्राइटेरिया क्या है? फिर किस तरह से आप प्लेयर्स को चुन रहे हैं इसके अंदर? क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस वाले जो खिलाड़ी हैं वो भी नहीं रखे जा रहे, तो फिर क्राइटेरिया क्या रखा गया है? किस तरह देखिए से? जी, हम हमेशा कहते हैं जब आईना दिखाया तो आप बुरा मान जाते हैं। तो ये है, जब आपका चीफ सिलेक्टर नहीं है, आपने 7, 8, 9 बंदों की सिलेक्शन कमेटी बना दी, हर बंदे के तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा। जब एक सिलेक्टर होगा वो टीम का इंतखाब करेगा तो वो जिम्मेदार भी होगा। जब मैंने मोहसिन नकवी को जब ये सवाल किया लास्ट टाइम, उन्होंने बुलाया था गद्दाफी स्टेडियम के, वो अपग्रेडेशन हो रही है ना, तो उस पर उन्होंने ब्रीफिंग के लिए बुलाया था। तो उनसे मैंने यही सवाल कर दिया, मैं कहा नकवी साहब मुझे ये बताया जाए आप चीफ सिलेक्टर क्यों नहीं लगाते ताकि कोई एक बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले। अब 9 बंदे हैं, वो कहेगा वो उस पर डाल देगा, वो उस पर डाल देगा। नकवी साहब तो मसरूफ ही बहुत हैं। ये जो परसों मीटिंग हुई है, सबने सर जोड़ के बैठे हैं, उसमें नकवी साहब खुद भी नहीं थे। तो ये फैसले कौन कर रहा है फिर? जुनैद, ये जो मीटिंग थी ये बुलाई गई थी कि पाकिस्तान क्रिकेट को किस तरह ऊपर लेके चलना है, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ यही कि वहाँ पर उसका निचोड़ सुलह सफाई कराई जाती है। नहीं, निचोड़ यही है, एक तो सुलह सफाई कराने की कोशिश की गई, मेरा ख्याल नहीं हुई। ये छोटे बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, जिसमें सुलह करवाने की इतनी कोशिशें हो रही हैं, परफॉर्म नहीं कर पा रहे। नवाजाश जो निशात हैं इनके ऊपर, वो तो हम देख रहे हैं कि हमेशा ही होती हो रही हैं। अभी भी ये जो एशिया चैंपियंस कप है इसके अंदर भी इनको भारी मुआवजे मिलेंगे, लेकिन इनकी लड़ाइयाँ ही खत्म नहीं हो रही हैं। देखिए जी, ये तो फैसले अब जो पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही की तरफ जा रहे हैं। मैं सीधी सी बात बता दूं, जो मौजूदा, क्योंकि 30 साल हो गया हमें ये जो स्पोर्ट जर्नलिज्म करते हुए, और 30 साल में हम देख रहे हैं कभी भी ऐसा तरीका नहीं आया। बड़े बड़े लेजेंड्स आए हैं, प्लेयर्स आए हैं जो कि इख्तिलाफात भी होते थे, लेकिन इस लेवल के आपको बात बता दूं, आप उसी क्रिकेट देखेंगे हम, क्या वही खिलाड़ी जो हम खिलाते चले जाएंगे, उनके बच्चे भी आगे से वही खेलते चले जाएंगे? विशाल, इसमें मैं आपको एक और बात बताता हूँ। देखिए, आपने इस टूर्नामेंट के लिए साबिक क्रिकेटर जो तनकीद से बचने के लिए आपने उनको मेंटोर्स बनाया, और उनको 50-50 लाख रुपए महाना देना आपने मेंटोर्स को। और मेंटोर्स की क्या काम है
कि इन प्लेयर्स या इन टीमों को बताते वहाँ पर ग्राउंड में कि किस तरह खेलना है। आपने तो उन मेंटोर्स को में से 2 को तो इजाज़त दे दी, मिसबाहुल हक भी अमेरिका चले गए, शुएब मलिक भी एक टीम के मेंटोर थे, वो भी अमेरिका खेलने के लिए चले गए। जी मैंने वहाँ पर लीग में मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने वो खेलना है। अगर आप इतने ही पैसे ज़ाया करना चाहते, इससे ज़्यादा बेहतर था तो इससे आप क्लब क्रिकेट पे पैसा खर्च। चोई साहब, इससे लगता तो ये कि क्रिकेट इस वक्त हमारा जो है वो माफिया के हाथों में है, कोई भी उसके अंदर काम करने के लिए नहीं है जो सही फैसले कर सके, जो खेल के लिए बात कर सके। लेकिन माफिया कहेंगे तो मोहसिन नकवी माफिया का सरबराह बन जाएगा। हम माफिया नहीं कहेंगे, लेकिन यह है कि नाच ना जो नजर आ रहा है ना, आप देखें नाच ना 50-50 लाख दिया जा रहा है लेकिन काम कोई नहीं है, तो फिर तो यही कहेंगे ना हम कि ये माफिया बैठा हुआ है। और अगर मोहसिन साहब नाराज हो जाते हैं तो मोहसिन साहब को पहले कुछ करके दिखाना पड़ेगा। जाहिर है वो चेयरमैन पीसीबी बने हैं जब से, तब से हम देख रहे हैं कि सिर्फ जो है ना वो आनियां जानियां उनकी देख रहे हैं, काम नहीं देख रहे हैं। देखिए जी, उनके पास एक नहीं, मैं अक्सर कहता हूँ कि 2 कश्तियों का सवार डूब जाता है, तो मोहसिन नकवी तो 3 कश्तियों पे सवार हैं। तो 3 कश्तियाँ, जब 2 कश्तियों वाला सवार डूबता है, 3 कश्तियों वाला तो सवार मिलता ही नहीं है आपको। जिम्मेदारियां बटी हुई हैं। ठीक है, जिम्मेदारियां बटी हुई है जिसकी वजह से जिम्मेदारियां बटी हुई है, आपकी पूरी तवज्जो नहीं है। हमेशा क्रिकेट आपकी सफर कर तवज्जो किस पे है? स्टेडियम गिरा दिए जाएं, तामीराती काम कर दिए जाएं, इसमें बहुत सारे लोगों का फायदा है। मैं वो लोगों के नाम नहीं तो चाहता। बहुत शुक्रिया आपका। वक्त की कमी है, आपसे और भी गपशप करनी थी, लेकिन हमें अभी एक ब्रेक पे जाना है और ब्रेक से वापसी में बात होगी AI टेक्नोलॉजी की, जिस पर अब बिल गेट्स ने भी खदशात का इजहार कर दिया है कि ये फ़ायदा तो पहुँचा रही है लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल हो तो ये नुकसान का बायस भी हो सकती है। आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही होगी। अभी तक हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे AI टेक्नोलॉजी की, जिसकी बड़ी धूम है, जिस पर बड़ी बात हो रही है। और अब तो हमने आपको बताया था कि गूगल भी एक बाकायदा ट्रेनिंग सेशन का आगाज़ कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, और सहाफ़ियों को भी सिखाया जाएगा किस तरह से अपनी सहाफ़त को बेहतर किया जा सकता है। लेकिन इस पर एक बड़ी डिबेट चल रही है विशाल, पता है आपको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, आप कहीं ना कहीं उससे फ़ायदा हासिल करते हैं तो नुकसानात भी होंगे, क्योंकि एक तो आपकी जॉब्स ऑलरेडी कम है, आपकी वो कम हो जाएंगी, क्योंकि जो आप काम करते हैं मैनुअली वो आपके रोबोट्स करना शुरू कर देंगे, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर चले जाएंगे। और उसके बाद इनको कंट्रोल करना कहीं ना कहीं ये नुकसानदेह भी हो सकते हैं, जिसका मार्क ज़करबर्ग ने भी इजहार कर दिया है। बिल्कुल, और बिल गेट्स ने भी खदशात का इजहार किया है कि क्या इंसानियत के लिए, टेक्नोलॉजी से के लिए मुस्तकबिल में ये नुकसानदेह हो सकती है। AI टेक्नोलॉजी तालीम और तिब के शोबों में पेशरफ्त को तेज़ तो कर सकती है, और हर टेक्नोलॉजी के कुछ प्लस और कुछ माइनस पॉइंट्स होते हैं, तो किस तरह से एहतियात बरतनी है, इस पर बात करते हैं। रायद अफजल साहब AI एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। रायद साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। इस सब्जेक्ट पे जितनी भी मेरे ख्याल में डिबेट की जाए वो कम है, और इस पर आजकल मूवीज़ भी बन रही हैं। आपकी राय क्या है माहिराना कि क्या AI मुस्तकबिल में किसी स्टेज पे जाके इंसानियत के लिए नुकसान का बायस भी हो सकती है, या इसके फ़वाइद ज़्यादा हैं? देखिए, जो इस चीज़ को मास्टर कर लेगा, जो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझ लेगा, वो इससे बेपनाह फ़ायदा उठाएगा नहीं बल्कि उठाना शुरू कर दिया है। और जो इसको समझेगा नहीं, इसके शिकंजे में आ जाएगा, उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, और ये भी होना शुरू हो गया है। पिछले 1 साल में जिन्होंने AI का इस्तेमाल अच्छा किया है, मेरा अपना ये डेटा है, मैं देख रहा हूँ, मैंने 1 साल में खुद लोगों को ट्रेन किया है, तो उनकी इनकम, उनकी तरक्की 100 गुना बढ़ गई है। लेकिन दूसरी तरफ वो बच्चे भी हैं, वो लोग भी हैं जो टोटल AI की गिरफ्त में आ चुके हैं और वो इसमें से निकल नहीं रहे। तो इसका फायदा उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा है जो इस टेक्नोलॉजी को मास्टर कर लेते हैं, और नुकसान भी है। ये बिल्कुल आग की तरह है। आग खाना भी पका सकती है, आग चीजें बहुत सारे काम आपके लिए कर सकती है, लेकिन अगर आप आग से केयरफुल नहीं होंगे तो ये आपका घर भी जला सकती है। तो आग आज से 11,800 साल पहले इजाद हुई थी, और माहिरीन का कहना यह है कि 11,800 साल के बाद ये इंसानियत ने सबसे बड़ी इजाद की। बिल्कुल ठीक है। तो राइट साहब, इससे नुकसानात भी तो हैं, इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। अगर पॉजिटिव पहलू हैं तो नेगेटिव पहलू भी हैं। बहुत सारी जॉब्स मुतासर हो सकती हैं। वो कौन से शोबे हैं जिनमें जॉब्स मुतासर हो सकती हैं AI के थ्रू, या फिर हमें और कोई नुकसानात उठाने पड़ सकते हैं? इसके साइड इफेक्ट्स भी बताइएगा।
जी देखिए, मैं आपको बहुत शौक लगेगा, बहुत सारे लोग तो शायद अभी मानेंगे नहीं जब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्रोफेशंस खत्म होने लगे हैं। 30% जो इस वक्त दुनिया के प्रोफेशंस हैं वो खत्म हो जाएंगे। दैट्स अ बैड न्यूज। 30%। और गुड न्यूज ये है कि 50% ऐसे नए प्रोफेशंस जनरेट होंगे जिनका अभी तक तसव्वुर भी नहीं है, और सारे वो एआई की मदद से होंगे। जो प्रोफेशन इसमें खत्म होंगे, जो हिट होने लगे हैं, सबसे पहले वो चीज है जिसने इसको इजाद किया है। कंप्यूटर साइंस खत्म होने लगी है। कंप्यूटर साइंस अगले 3 साल में खत्म हो रही है। अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, एआई को बनाने वाला जो है, जो साइंस जिस साइंस के थ्रू इसको बनाया गया है वही खत्म हो जाएगा। देखिए, अब यहाँ से आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद को बना रही है। इस वक्त चैट जीपीटी का 4th वर्जन आ रहा है, जेमिनी का अगला वर्जन आ रहा है। ये अब इस स्टेज पे पहुंच गए जहां से ये खुद को बना रहे हैं। कोडिंग सारी की सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद कर रही है। मैथमेटिकल फार्मूला सारे खुद लिख रही है, एल्गोरिथम्स खुद लिख रही है। राज साहब, ये जो आप फार्मूला बता रहे हैं, अगर एआई आगे अब खुद को बनाना शुरू हो गया है तो फिर ये तो इंसान के कंट्रोल से, इसका मतलब है बाहर हो चुका है। इसको तो रोकना, इसकी हदों को का तयन करना इंसान के लिए अब मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं रहेगा। आप एग्री करेंगे? देखिए, ये बात आपकी सही भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एडिशन करें ना कि जिस फर्द ने इसको बोला है, जिसने इसको बोला है कि अब तुम अपना अगला वर्जन क्रिएट करो और यूं उसको क्रिएट करो और यूं ना करो, तो वो कोई इंसान ही है ना। यही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि जो इसको काबू कर लेगा वो बहुत कुछ कर लेगा, लेकिन जो इसके काबू में आ जाएगा, और ज्यादातर लोग इसके काबू में ही आएंगे, वो बात आपकी सही है। एक एस्टीमेट के मुताबिक सिर्फ 20% लोग हैं दुनिया के जो एआई को काबू करेंगे, बाकी 80% इसके काबू में आ जाएंगे। तो इसमें जो प्रोफेशन खत्म होंगे, ये तो हम फिर अवाम को खतरे में डालने वाली बात भी हुई कि अगर कोई एक बंदा किसी एआई मशीन को ऑपरेट कर रहा है, किसी रोबोट को ऑपरेट कर रहा है, तो वो किसी दूसरे को नुकसान भी उससे पहुंचा सकता है। और इसमें फ़र्क करना बड़ा मुश्किल हो गया। जिस तरह कि हमने देखा कि एक आईडी के ऊपर, एक सोशल मीडिया ऐप के ऊपर एक लड़की जो कि एआई से जनरेट की गई थी, वो बिल्कुल रियल लग रही थी। उसके चक्कर में बहुत सारे लोग फंसे और वो नुकसान भी उन्होंने उठाया। ये भी आप समझते हैं कि बहुत पहचानना भी मुश्किल हो सकता है? ये तो 100% हो रहा है। दिन में 85 बार लोग मुझसे राब्ता करते हैं और मुझे वीडियो दिखाते हैं और कोई चीज दिखाकर कहते हैं कि सर बताएं ये ओरिजिनल है कि नहीं। और मैं उनसे पूछता हूँ आप क्या समझते हैं, तो वो कहते हैं ये ओरिजिनल है, और 99% आपके टाइम ओरिजिनल नहीं होती। ये तो बहुत बड़ा इश्यू है। आई एग्री विद यू। अच्छा राय साहब, मसला ये है कि एआई एक सुनामी है। ये आप ठीक कह रहे हैं कि सुनामी की तरह छा रहा है। अब तो आने वाले दिनों में क्या जंगें भी वैसी नहीं रहेंगी जैसी माजी में लड़ी जाती थी? क्योंकि अभी जो हमने एक लहर देखी है, जिस तरह से इजराइल ने हिजबुल्लाह के कारिंदों को निशाना बनाया है पेजर्स के ज़रिए, वॉकी टॉकी के ज़रिए, और सिर्फ ये बातों की हद तक नहीं, अब तो जाने भी जा चुकी हैं, तो आने वाले दिनों में ये तबाही का बायस बन सकता है। बिल्कुल, देखिए आने वाले दिनों में सिविल वॉर्स और वर्ल्ड वॉर्स जो हैं वो ना सिर्फ ये कि एआई की मदद से लड़ी जाएंगी, बल्कि एआई उनको शुरू करेगा। इस वक्त बहुत सारे मुल्क जो अपने कंट्रीज में फायर वॉल्स लगा रहे हैं। रायद अफजल साहब भी बता रहे थे कि एक सुनामी की तौर पर ये आ रहा है और बहुत सारी चीज़ों को ये अपनी लपेट में ले लेगा। बहुत सारी जॉब, बहुत सारे प्रोफेशंस ऐसे होंगे जो कि ख़त्म हो जाएंगे, मादूम हो जाएंगे। रायद साहब, अगर आपसे ये भी जानना चाहें, क्योंकि आपने कहा कि बहुत सारे शोबे ऐसे हैं जो कि ख़त्म होने जा रहे हैं, पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है? पाकिस्तान में एआई कब तक जो है वो इतनी मकबूल हो जाएगी, इस हद तक छा जाएगी कि पाकिस्तान के अंदर भी जॉब्स और बहुत सारे प्रोफेशंस को ख़त्म कर देगी? देखिए, पाकिस्तान जो है ना वो कॉल सेंटर बिजनेस में बहुत आगे है। हमारे यहाँ कराची में, लाहौर में कॉल सेंटर बिजनेस बहुत ज्यादा है। वो इससे बहुत शदीद तरीके से मुतासिर होगा। हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जहाँ पे सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं, तो अब आगे से जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो बहुत सारे एआई की मदद से बनेंगे, तो हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर हाउसेज भी मुतासिर होंगे। लेकिन हमारा प्लस पॉइंट ये है कि हमारे पास एक बहुत बड़ी यंग जनरेशन है। एआई जो है एक है जो आपको प्लानिंग तो करके दे सकता है, सुपर किस्म के आइडियाज दे सकता है, लेकिन इसकी टांगे नहीं, इसके बाजू नहीं है कि ये बाहर जाके कोई काम खुद से कर सके। तो यहाँ पे हम पाकिस्तानी यूथ को बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अगर ये इस्तेमाल होने की बजाय एआई के इसको इस्तेमाल करना सीखें। तो राइट साहब, ये भी एक खुशाइंद बात है कि उसके हाथ बाजू और टांगे पाँव नहीं होंगे, क्योंकि फिर जुनेद और मैं क्या करते, मतलब अगर हमारे पास यहाँ पर एआई से बनाकर एंकर्स बता रहे हैं राय साहब कि हमने उसको काबू करना है, खुद उसके काबू में नहीं आना। ऐसे ही है राय साहब? जी
जी बिल्कुल 100% बेसिक मैसेज ये है कि इसको काबू करना है, इसके काबू में नहीं आना। ठीक है राय साहब, बहुत शुक्रिया आपका और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में इससे पहले कि दुनिया में ये टेक्नोलॉजी आम हो जाए और हम उसके मुतासरीन में हो, बल्कि खुद इस पे अबूर हासिल करें और टेक्नोलॉजी का मस्बत इस्तेमाल कर सकें। ट्रिब्यूट पेश करने का वक्त है मारूफ गुलकार नाहिद अख्तर को, जिनको बाद में पेश कर लेते हैं, क्यों ना हम अपने टॉपिक की तरफ आ जाए। हमारे गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी साहब। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में एक बार फिर से। और आज का जो हमारा मौजू है वो बड़ा दिलचस्प है और कहा जाए कि कहानी घर घर की है तो वो भी गलत नहीं होगा। और वो ही बहुएं सास से तंग हैं, बहुत सारी सासें बहुओं से तंग हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम के बहुत सारे नुकसानात बताए जाते हैं। फवायद भी हैं, फवायद तो हैं, फवायद तो हम बयान करेंगे, लेकिन नुकसानात बताए जाते हैं उन बहुओं की वजह तरफ से जो सासों से तंग हैं, उन सासों की तरफ से जो बहुओं से तंग हैं। बेटे जो कि एक शिकायत करते हैं कि मैं दोनों तरफ से पिस रहा हूँ, वो भी इससे नाला है जॉइंट फैमिली सिस्टम से। आप इसके ऊपर क्या कहते हैं? अगर मैं आपको एक तीसरा एंगल दे दूं तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। इन दो से हटके भी जी जी। पहले से हम कंक्लूड कर लें एक दफ़ा कि वो लोग जो जॉइंट फैमिली सिस्टम के हक में हैं, इसे सपोर्ट करते हैं, डेफिनेटली आपकी ज़िम्मेदारियां शेयर होती हैं, बच्चों की तरबियत के मामलात शेयर होते हैं, माली ज़िम्मेदारियां शेयर होती हैं, कोलैबोरेशन बढ़ता है। ये सारे इसके फ़वायद हैं। आप मिल के काम करते हैं, इकाई बन जाते हैं। बिल्कुल। जो इसके हक में नहीं है उन्हें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है प्राइवेसी का। बिल्कुल ऐसे टोका टाकी बहुत होती है। एक घर में 4-5 लोग रह रहे हैं, सास ने ये कह दिया, नंद ने ये कह दिया, भाभी ने ये कह दिया। ये तो सदियों से मामला चल रहा था, आजकल इतना ज़्यादा क्यों उठ रहा है? सोचने की बात, ये तो सदियों से है। आजकल गुज़िश्ता 2-3 डेकेड्स या 4 डेकेड्स से इस मसले को इतना हाईलाइट क्यों किया जा रहा है? ये कारपोरेट वर्ल्ड की नीड है। कारपोरेट वर्ल्ड को ज़्यादा कंज्यूमर चाहिए। अगर एक घर में काफ़ी लोग इकट्ठे रहते हों तो उसमें कितने टीवी होंगे, कितने फ्रिज होंगे, कितनी वॉशिंग मशीनें होंगी, ये आपके सामने सारा निज़ाम है। जब आप सबको अलहदा कर देंगे तो आपको एक कंज्यूमर मार्केट जो है उसमें बहुत ज़्यादा आपको इन होना पड़ेगा। मुख्तलिफ घर, मुख्तलिफ मशीनें, मुख्तलिफ एसी, ये तो एक लंबा चौड़ा फिर वो आपको ज़ाहिर ये सारे का सारा बजट होगा। फिर आप एक दूसरे की लुक आफ्टर नहीं कर सकेंगे। मिसाल के तौर पे अगर आपकी बच्चा है तो वो आपकी सास जो है घर में उसका ख्याल रखती हैं। अब आप अलहदा हैं। अब आप डे केयर सेंटर में बच्चे को छोड़ के जाएंगी, उनका कारोबार चलेगा। फिर बच्चा अपनों से दूर होगा, कुछ अरसे के बाद उसे चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, उसका काम चलेगा। फिर आपको और बच्चों का फास्ता डेवलप हो जाएगा, फिर आपको डिप्रेशन की गोलियां खानी पड़ेंगी, उसका काम चलेगा। फिर आप जब ओल्ड एज में चले जाएंगे, यानी 5-7 साल के बाद 5-7 साल के बाद जब आप आपको लग रहा है कि ये जरूरत पेश आने वाली है, 5-7 साल के बाद या 10 साल, जो भी मतलब बात कर रहा हूँ, आप अगली एज में चले जाएंगे। अब आपने बच्चे को टाइम नहीं दिया था, अब आपको ओल्ड होम जाना पड़ेगा, अब ओल्ड होम वालों का कारोबार चलेगा। आप देखें कि फैमिली सिस्टम को, इसकी इकाई को तोड़ने से पहलों की दुकानदारी चल सकती है। वर्ल्ड का फायदा है। तो सब इस पे मजीद गपशप करते हैं, इस पे हम मजीद करते हैं। लेकिन कुछ हमारी सेलिब्रिटीज हैं जो कि उमूमी तौर पे ख्याल किया जाता है कि रोशन ख्याल हैं और वो जो यूरोपियन कल्चर है पसंद है, लेकिन ऐसा यूरोपियन कल्चर को फॉलो करेंगे। तूबा अनवर और सुनीता मार्शल दोनों की ये राय है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम बेहतर ऑप्शन है। उनका क्या कहना है जरा वो सुनिए, फिर उसके बाद मजीद गपशप करते हैं। स्टार्स हैं हमारे, हम बड़ा फॉलो करते हैं उन लोगों को जो सामने टीवी स्क्रीन पर हमें नजर आते हैं। अभी हमने उनके ख्यालात देखे कि वो भी ये चाहते हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम और इसके फ़वाइद जिस तरह से बयान कर रहे हैं हम, और यकीनी तौर पर ये फ़वाइद हैं भी। फिर ये जो बीच में एक कम्युनिटी है जो चाहती है कि उनकी एक पर्सनल स्पेस होनी चाहिए, बच्चों को दादा दादी से भी दूर कर दिया जाए, बच्चों को अपने चचा ताया फैमिली से भी दूर कर दिया जाए, वो कौन से माइंडसेट के साथ लोग होते हैं जो कि ये चाहते हैं कि भाई बस सबसे कट के रहना है? एक तरफ तो मैंने पहले इशारा कर दिया कि हमारा जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उस NGOs के ज़रिए और मुख्तलिफ तरह की कंपेन्स के ज़रिए आपको इनसे अलहदा कर रहा है। दूसरा, कुछ घरों में वाकई ऐसे मसाइल हैं कि आपको पर्सनल स्पेस नहीं दी जाती। अब दुल्हन या बेगम कह लें आप, तो उसके लिए कोई चीज़ उस तक पहुंचाना, उसकी पसंद की जुए शीर लाना हो जाता है जॉइंट फैमिली सिस्टम में। कुछ घरों में ये बेगम को कोई और दिल कर रहा है, किसी और को कोई दिल कर रहा है। बच्चे अगर इकट्ठे हैं, किसी भाई के साथ हैं, बहन के साथ हैं, तो उन दोनों के दरमियान बैलेंस कैसे कायम रखा जाए, ये एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं की जाती है मिलके जो बच्चों को पसंद है? यस, आपकी बात ठीक है, इसमें तरबियत का फुकदान है। हमारे यहाँ आपने ख्वातीन पे पर्सनल नहीं लेना, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि वो भाई जब एक दूसरे के साथ खेलते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, जाके कोई हमसे मुकाबला करे तो एक दूसरे का बाजू होते हैं। शादी के बाद जब दोनों भाइयों की शादी हो जाती है तो कुछ अरसे के बाद वो एक दूसरे के साथ रहने को तैयार नहीं होते। बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी वजह यह है कि उनके घर जो फीमेल्स आई होती है मुख्तलिफ कल्चर से, मुख्तलिफ अकदार से उनका ताल्लुक होता है। वो अपनी अकदार, अपनी वैल्यूज़ उस घर में ऐड करना चाहती हैं। जबकि वो दोनों भाई या तीनों भाई तो एक ही घर में एक ही वैल्यूज़ के साथ रह रहे थे ना। अब 3 डिफरेंट कल्चर, 3 डिफरेंट वैल्यूज़ उसमें ऐड हो गई। अब आपस में कश्मकश शुरू हो जाती है। फिर उस कश्मकश का नतीजा, जैसा कि आप कह रही हैं
ज़्यादातर ये निकलता है कि वो फैमिली स्प्लिट हो जाती है। यहाँ पर पेरेंट्स का कितना किरदार है जो अहम है कि पेरेंट्स बच्चों को ये समझाएं और सिखाएं, या चाहे वो बहू है या बेटी है या फिर अपना आपका बेटा है, कि मिलजुल कर रहने के कितने फ़वायदे हैं और हमने किसी दूसरे की पर्सनल ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करना, स्पेस जो है वो एक कायम रखनी है ताकि जो मसाइल हैं वो जनरेट ना हो, बल्कि एक सुकून का माहौल जो है वो पैदा हो सके। मैडम, ये जो तरबियत या स्पेस देने की बात है, आप देखिए कि मैंने एक दफ़ा कुछ उलमा से एक सवाल पूछा। मैंने कहा सैयदना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर पहलू हमारे सामने है। मुझे नहीं याद कि मैंने कहीं पे सुना पढ़ा हो कि सैयदना रसूल करीम के रिसालत की अदालत में सास बहू का झगड़ा गया हो, नंद भाभी का झगड़ा गया हो, जेठ जिठानी का झगड़ा गया हो। मैंने तो कभी, आपने भी नहीं सुना होगा कभी भी। हालांकि वो इकट्ठे थे, जॉइंट फैमिली सिस्टम थी, 4-4 बीवियाँ तो रखी हुई थी उन्होंने। वजह क्या थी कि हर एक को अलग-अलग स्पेस थी। पता था कि माँ को कि मैंने यहाँ रहना है, बीवी को पता था मैंने यहाँ रहना है, दूसरी बीवी को पता था मेरी ये स्पेस है, बहन को ये पता था कि ये मेरी लिमिट है। तो अब कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं कि वो स्पेस जो हम ये रोना रोते हैं कि स्पेस नहीं मिल रही है, या फिर बच्चों को दूर कर दिया जाता है। बाउंड्रीज नहीं बनाई हमने, ये तय नहीं किया कि मेरी लिमिट क्या है। मैं चूंकि बड़ा हूँ घर में, तो मैं समझता हूँ कि हर बाउंड्री को क्रॉस करना, वायलेट करना मेरा हक है। आप चूंकि छोटे हैं तो मैं तसव्वुर करता हूँ कि बस आप सर झुका के जो मैं कहता हूँ वो कही जाऊँ। डॉक्टर साहब, ये बात ठीक है कि हमारा जो दीन है वो बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाने पे तरजीह देता है। वो कहता है कि इनके ऊपर जिम्मेदारी डाली जाए, जिस वक्त वो जवान हो जाते हैं, बालिग हो जाते हैं, तो इनके ऊपर इनको फोर्स ना किया जाए जॉइंट फैमिली में। और क्योंकि हम बड़े सगीर में रहे तो हम उस कल्चर को अडॉप्ट करते हुए जॉइंट फैमिली। बालिग तो बहुत आगे चला गया। आप देखें कि जब हिजरत होती है तो मानतों की जिम्मेदारी कम सिन सैयदना अली के सुपुर्द की जाती है। 17 साल या 19 साल की उम्र में सैयदना उसामा बिन ज़ैद को लश्कर का सालार बनाया जाता है। मऊअज़ और मुआज़ की मिसालें अबू जहल के मर्डर में आपके सामने है कि एक चीज़ तो नहीं है ना इसमें, हम तो बिल्कुल अवाइल से ही जिम्मेदारी उम्मीद तौर पे बेगमात को यही शिकवा होता है कि ये हमारा जो हस्बैंड है ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इसमें फैसला साजी की कुव्वत नहीं है, या ये अभी तक जो फैसले कर रहा है वो अपने माँ बाप से पूछ के कर रहा है। तो फैसला साजी की कुव्वत देना, इख्तियार देना, ये माँ बाप के लिए कितना ज़रूरी है? देखिए, बहुत ज़रूरी है। जब तक अपने जो माएँ अपने बच्चों को गोद से नहीं उतारती वो बच्चा चलना नहीं सीखता। तो जब आप बच्चे को फैसला करने देंगे वो गलत करेगा, दुरुस्त करेगा। हमारे आम घरों में बच्चा अपनी तालीम हासिल खुद नहीं कर सकता, शादी में खुद नहीं कर सकता। शादी के बाद बच्चा पैदा हो गया तो बच्चे का नाम वो नहीं रख सकता कि ये नानी रखेगी, दादा रखेगा, मामू रखेगा, उसे नाम तक रखने की परमिशन नहीं है। जब आपने बच्चे को इतना, वो जवान बच्चे को इतना ज़्यादा बांध दिया तो वो सारी ज़िंदगी फैसला कैसे करेगा? अच्छा, कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब ये बात दुरुस्त भी है कि जब आपके फैसलों में बड़ों की अमल दखल बहुत ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर लड़ाई झगड़े होते भी हैं। मियाँ बीवी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से फैसला करते हैं कि उन्हें काम मिलकर करना चाहिए, उन्हें पता है कि उनकी ज़रूरतें क्या हैं, बच्चों की ज़रूरतें क्या हैं, उन्हें किस तरीके से चलाना है। लेकिन वहाँ पर सास ससुर कहते हैं कि जी काम करने की इजाज़त नहीं होगी, आगे पढ़ने की इजाज़त नहीं होगी। वहाँ पर पेरेंट्स जो है जो किरदार अदा करते हैं वो उन दोनों के दरमियान कहीं ना कहीं लड़ाई की वजह बनता है। एक तरह से तो दुरुस्त भी है। और जहाँ पर जुनेद ने कहा मज़हब, तो हमारा मज़हब भी ये कहता है कि जब बच्चे बड़े हो गए हैं, जवान हो गए हैं, तो माँ बाप को अगर वो अलग रख के पाल सकते हैं, बीवी को अलग रख के पाल सकते हैं, तो ये भी वो कर सकते हैं। ये तो फिर हमारे मज़हब ने भी इजाज़त दे दी। अलहदा घर लेके देना या अलहदा पोर्शन लेके देना, उनकी लुक आफ्टर करना, ये सारा कुछ बिल्कुल पॉसिबल है। मगर बात वही है कि हमने कहा कि मेरे पल्लू से बांध के रखा जाए। जब उस पल्लू से बांध के रखते हैं तो उसकी नेगेटिव चीज़ें भी सामने आती हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल कहानी से समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे यह कहानी आती है, लतीफ़े आते हैं, शेर मुझे आते हैं। ज़रूर ज़रूर। एक खातून को परिंदों से बहुत प्यार था, तो उसने उनके गाने सुनने के लिए एक जोड़ा लिया बर्ड्स का कि ये गाया करेंगे और एंजॉय करेंगे। वो गाते गूते एंजॉय करते, तो वो उनसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन उसने ना उसे पिंजरे से निकाल के उन्हें प्यार करने के लिए हाथों में पकड़ा। उससे ये डर था कि ये मेरे हाथ से उड़ ना जाए। उसने उसे भेंच के पकड़ा हुआ था कि उड़ ना जाए, इतना भेंच के पकड़ा कि वो मर गया। अब उसने इससे सबक सीखा, उसने दूसरे परिंदे को निकाला और उसे आज़ाद कर दिया। वो परिंदे ने हवा में जाके 4-5 चक्कर लगाए और उसी घर के दीवार पर वापस आ गया और उसने ऐसा ज़बरदस्त गाना गाया जो आज से पहले नहीं गाया था। तो बच्चों को दबा के बांधने की बजाय उन्हें इकदार अपनी मोहब्बत से बांधें, अपनी मोहब्बत से बांधें कि अपने जो मर्जी करें वो छोड़ के नहीं जाएंगे। एक आइडियल सिचुएशन क्या हो सकती है जहां पर एक हम जॉइंट फैमिली सिस्टम जिसको हम प्रमोट भी करना चाहते हैं, मिलजुल के रहा जा सके, वो कौन से तमाम चीज़ें हैं, अवामिल हैं जिनको अगर आप लेकर चलते हैं तो आप एक जॉइंट फैमिली सिस्टम और एक अच्छी फैमिली जो है वो आप परवान चढ़ा सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो लड़ाइयाँ जो घर में ज़्यादातर होती हैं, मेरे पास काउंसलिंग के लिए कई केस आते हैं, सबसे पहले किचन की हकमियत से स्टार्ट होती है बात। अच्छा। किचन जो है वो खातून की किंगडम है।
अब जब नई बहू आती है तो वो कहती है ये कप यहाँ मेरे नहीं, ख्याल यहाँ में तो अच्छा ये किंगडम किसी को भी दे दे भाई, ये तुम संभालो। नहीं ना आप देते, तो वो नहीं नहीं देती ना, वो नहीं देती, वो कहती है इधर फैसला मेरा होना चाहिए। अच्छा। अब ये चीज़ मेरी सेटिंग के मुताबिक है, ये आपकी सेटिंग के मुताबिक है, ये तब्दीली क्यों हुई? सबसे पहले मामलात यहाँ से शुरू होते हैं, फिर कहाँ जाना है, किन रिश्तेदारों को मिलना है, किन को कितनी प्रेस्टीज और स्पेस देनी है, यहाँ से मामलात शुरू होते हैं। अगर ये तय कर लिया जाए कि कपल राय हो सकती है जाती, सबकी अपनी अपनी जाती राय हो सकती वो नहीं ना है, रहा, जो दिल चाहता है वो अपनी मर्जी से कर लेकिन सकता है। वो नहीं ना रहा। अगर ये तय कर लिया जाए कि ये कपल ए है, ये कपल बी है, ये कपल सी है, इनके मिलन जुलन, इनका रहन सहन, इनका अंदाज़ो अतवार, इनकी सोच इनकी है, इन्हें वो जीने दिया जाए उसके मुताबिक। सर्टन बाउंड्रीज हैं जिन्हें क्रॉस ना किया जाए, इनकी अपनी है, इनकी अपनी है। अगर सब अपने अपने मिजाज के मुताबिक जिएं और हम उनमें मुदाखलत ना करें, ये इतना ज़बरदस्त जो आप कह रही हैं सिस्टम है उसका, कि मेरा एक दोस्त है, मेरा उनके 7 भाई थे, उनके घर जब कभी जाते थे ना तो हमारे सामने 7 खाने पड़े होते थे उनके घर में। वो 7 के साथ जब खाना पकता था, बड़ा सा उनका घर था तो छोटा छोटा पोर्शन था, बड़ा ड्राइंग रूम और बड़ा सा लॉन्ग कॉमन था, वो खाना भी एक एक प्लेट भेजते थे। अब जब मेहमान आया, किसी तैयारी की जरूरत नहीं है, दाल सब्जी गोश्त रोस्ट, वो ऐसे भरा होता था ना उनका। सर आप जो हालात चल रहे हैं, इन्फ्लेशन भी चल रही है, उस इन्फ्लेशन को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए, 7 खाने दस्तरखान पे सज सकते हैं? वो 7 भाई हो तो सज सकते हैं 7 भाई हो तो सज सकते हैं। यानी कि इसका मेरे ख्याल में ऐसी बहस है, ऐसी डिस्कशन है, इसका कोई हल लगता नहीं है। हल इसका है, लेकिन मेरे ख्याल में मर्दों को अगर लीड करना चाहिए समझदारी के साथ और खवातीन के मशवरे पे अमल ना करें, वो जो कहते हैं ना रणमुदी बनने से। असूल बता देता हूँ मैं आपको, आपने ये बिल्कुल आप ख्वातीन के खिलाफ में नहीं, समझदार नहीं होते जुनेद कि मैडम मैं ये बताने लगा हूँ, अगर मैं हमेशा आपके साथ पीछे लगे रहेंगे, नहीं खवातीन के पीछे जाती करते हैं, नहीं मैं हमेशा ख्वातीन के साथ, मेरी अपनी जिंदगी का असूल ये है, जो गर्ल्स सुन रही हैं उनसे माजरत के साथ, लेकिन ये असूल है सही आपके हक में। जब कभी जिंदगी में कंफ्यूज हुआ, मुझे समझ नहीं क्या करना चाहिए, मैंने किसी खातून से मशवरा किया, और जो उसने कहा उसको उलट किया मैंने। मैं वेट कर रहा था आज डॉक्टर साहब ने कोई ऐसी बात क्यों नहीं की। नहीं जी, इख्तिताम में डॉक्टर साहब ने लुबे लुबाब जो है ना उसको सुमो दिया है, और मेरे ख्याल में इस पे अमल करने तो आपके बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। और ये जॉइंट फैमिली सिस्टम मेरे ख्याल में जो जॉइंट फैमिली के साथ रहना चाहता है उसको पूरा हक है, और जो बाइख्तियार बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों को अलग करना चाहते हैं, उसमें भी कोई मुज़ायका नहीं, लेकिन दानिशमंदी के साथ फैमिली को जोड़ने के लिए, उसकी फलाह के लिए जो भी फैसला करेंगे मेरे ख्याल में। लेकिन बच्चों को जो है वो फैमिली से दूर ना करें, आपने सेपरेट रहना है, आपने मिलजुल के रहना है, आपकी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है। जो बच्चे हैं वो सबके सांझे होते हैं और उन्हें सबसे मोहब्बत चाहिए होती है, तो उन्हें चचा ताया मामा फूफी दादा दादी नाना नानी सबकी मोहब्बत से लुत्फानंदोज होने दें और उन्हीं में परवान चढ़ने दें। बिल्कुल। और आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और जिस पे हम पहले बात कर रहे थे, नाहिद अख्तर हमारी गुलकारा जो कि ज़बरदस्त तक एक लंबे अरसे तक अपनी परफॉर्मेंस से जो सुनने वाले हैं उनके कानों में रस घोलती रही हैं। 68वीं सालगिरह उनकी मनाई जा रही है, और उनके जो मशहूर गाने हैं वो आज भी जब सुनते हैं तो आप सहर तारी हो जाता है आपके ऊपर। तो हम एक गाना आपको सुनवाते हैं। जी, हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं, और जो इतने खूबसूरत नगमात थे आपको सुनाए भी गए, यकीनी तौर पर आप भी पुरानी यादों में कहीं खो गए होंगे। सालगिरह आपको बहुत बहुत मुबारक। हम लोग जो है वो आज ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि आपके स्टार्स के साथ मैच करके आप कौन सा जानवर, कौन सा परिंदा, कौन सा पेट पाल सकते हैं जो कि आपके सितारों के हिसाब से हो सकता है और आपके लिए अच्छा साबित होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। अजीम, ब्रेक के बाद खुशामदीद। इससे पहले कि हम बात करें कि किस सितारे के साथ कौन सा जानवर या पालतू जानवर मुनासिब रहेगा, आज दिन है मैरीटाइम का, और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में आज मैरीटाइम का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक हर साल 26 सितंबर को मैरीटाइम का आलमी दिन मनाया जाता है। जी हाँ, वर्ल्ड मैरी डे का मकसद जो है अवाम उन्नास की बहरी शोबे में मुतालिक आगाही फराहम करना है, और बहरी तिजारत पाकिस्तान की मैशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। मैरी टाइम का जो आलमी दिन है इस अज़म का मुतकाज़ी है कि मुल्क मैरी टाइम नेमतों से भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल करने की सलाहियतों में इजाफा किया जाए। और कुदरत ने पाकिस्तान को देखा जाए तो बेपनाह वसाइल की हामिल जो है वो साहिली पट्टी अता की है, जिससे समुद्री इलाके से नवाजा है, जिससे हम बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज ही पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मैरी टाइम का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जो कि 26 सितंबर को मनाया जाता है।
जी बिल्कुल। और अब बात हो जाए कि आपके सितारों के हिसाब से कौन सा पालतू जानवर आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, कौन सा बेहतर हो सकता है, तो अली जंजानी साहब स्टॉलेजर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। ज़रा बता दीजिएगा सितारों के हिसाब से, क्योंकि इससे पहले तो हमने इस पर गौर ही नहीं किया कि सितारे भी मैटर करते हैं कि कौन सा पेट आप पाल रहे हैं। पालतू जानवर पाल लेते हैं, किसी ने तोता, किसी ने बिल्ली, किसी ने कुत्ता पाल रखा है, लेकिन क्या सितारों से मैच भी करता है? बिल्कुल ऐसी है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि वो लोग जिनको पेट्स पालने की आदत हो, उनका ख्याल रखने की आदत हो, चूँकि हमारी एस्ट्रोलॉजी के अंदर पालतू जानवर और सर्विसेज का हाउस सेम ही होता है कि जो लोग जानवर पालते हैं उनको आदत होती है, शौक से करते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में बड़े कैलकुलेटेड होते हैं, अपनी तमाम जिम्मेदारियों को लेकर। अच्छा। अपने वक्त की कदर करना जानते भी हैं, अपने पैसे का इस्तेमाल बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। ये दोनों चीज़ें साथ रिलेट करती हैं। अगर हम एरीज की बात करें तो एरीज वाले लोग, इनके ज़ोडिक साइन के मुताबिक इनको जो डॉग है, कुत्ता जिसको हम कहते हैं, ये घर में पालें, शेर पालना, ये इनके लिए काफ़ी सूटेबल पाया जाता है, इनके मुताबिक ठीक रहता है। फिर टॉरस की अगर बात की जाए तो इन लोगों को घरों के अंदर बिल्ली ये लोग पाल सकते हैं, या वो ऐसे लोग जो अक्सर जैसे फार्मिंग के लिए काव होती है, गायें जिसको हम कहते हैं, कैटल फार्मिंग का उनको बड़ा शौक होता है, तो टॉरस वाले अफराद को ये चीज़ बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है कि ऐसे जानवर जो घास फूस खाने वाले हों वो इनको बहुत ज़्यादा सूटेबल रहते हैं। जेमिनी की अगर बात करें तो ये तो सिर्फ तोते पालें, क्योंकि इनको बोलना इतना अच्छा लगता है और इनको जानवर भी वही चाहिए कि तोते, अगर तोते नहीं होंगे तो कौवों से बातें करने लग पड़ेंगे। इतना ज़्यादा इनके साथ ये सूटेबल है कि ऐसा जानवर जो उड़ने वाला हो, बोलने वाला हो। तो कौवा भी पाल सकते हैं? कैंसेरियंस की मुख्तलिफ ममालिक के अंदर लोग कौवे जो है वो पालते भी हैं, रखते भी हैं। सिर्फ हमारे चूंकि पाकिस्तान में वाफिर मिकदार में मौजूद है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इनको पालते नहीं करते ना सर। घर की मुर्गी दाल बराबर वाला आप कौवा पालना चाह रही हैं, लेकिन सफेद लियो के बारे में बताइएगा कि क्या लियो रख सकते हैं कौवा? लियो कौवा नहीं रख सकते। मैं आपके लिए बुरी कैंसर का बताता। लियो कौवा, लियो को मैं बताऊं, लियो वाले लोग ऐसे होते हैं जो शाही किस्म के जो पेट्स होते हैं, जैसे घोड़ा है, अच्छा, उल्लू पाल सकते हैं लियो? शेर लियो वाले कोई भी ऐसा जानवर पाल के नहीं रखते, क्योंकि लियो की आदत ये होती है, शौक होता है उनको, अच्छा, कि ऐसा जानवर रखें जो यूनिक हो, लेकिन उसको भी संभालने के लिए कोई बंदा मौजूद हो, खुद उसकी हिफाजत उस तरह से नहीं कर पाते। ये तो फिर ना करने वाली बात हो गई ना। वर्गो के बारे में बताइएगा, वर्गो कौन सा पेट रख सकते हैं? मेरे ख्याल में वो कोई भी पेट नहीं रखते। वर्गो वालों के लिए दो पेट्स बड़े अच्छे रह सकते हैं। एक तो फिश बहुत अच्छी होती है, इनको पानी का जानवर, पानी की मछलियां ये देख कर ना इनको जिंदगी महसूस होती है। और या पैरट्स भी इनके लिए सूटेबल होते हैं कि पैरट्स को भी ये रख सकते हैं, और कैट्स भी इनके लिए सूटेबल हैं। ऐसी बिल्लियां जो शरारती हों, जो लेजी बिल्लियां को कभी पसंद नहीं। चलें, अच्छा हो गया अली भाई, आपने बता दिया। ठीक है, चलें जरा बाकी स्टार्स का भी बता दीजिए जो रह गए। बिल्कुल। कैंसर की अगर बात करें तो कैंसर भी जो आबी जानवर होते हैं, आबी जो पेट्स हैं, जैसे मछलियां हैं, इनको पालना ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और असल में ना कैंसर की आदत होती है कि ये चूंकि अपनी फैमिली से बड़ी मोहब्बत करते हैं, इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी फैमिली है। अगर ये अकेले हों तब ये जानवर पालते हैं। अगर इनके घर में बच्चे हैं, शौहर है, बीवी है, पूरा खानदान है, वो ये फैमिली पालते हैं। फिर ये आपने बिल्कुल दुरुस्त इसका समझा। इसके बाद कैंसर है तो वो फैमिली पालते हैं, बस जो मर्जी शौक हो उनके। ठीक है, सही है। लिब्रा की अगर हम बात करें तो ये वाहिद ज़ोडिक साइन है, क्योंकि हर ज़ोडिक साइन किसी ना किसी जानदार चीज से रिलेट करता है। ये वाहिद साइन है जो बेजान है, यानी तराजू है। तो ये कोशिश करते हैं कि हम पहली बात के कोई ऐसा जानवर ना पालें जिसकी हम जिम्मेदारी ना उठा सकें। अच्छा, लेकिन इनके घर में आपको कैट्स और डॉग्स उस वक्त मिलती हैं जब ये बिल्कुल अकेले हों। ये बहुत ज्यादा किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, ये इंसानों से ज्यादा वैसे जानवरों पे ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। स्कॉर्पियंस की अगर बात की जाए तो स्कॉर्पियंस को मुश्किल जानवर जैसे सांप है, बिच्छू है, लिजर्ड्स हैं, फिर लोग घर में चूहे भी अक्सर पाल लेते हैं। उल्लू की अगर आप बात कर रहे थे कि ऐसे जानवर जो इजी टू हैंडल ना हो, हर कोई उनसे डरता हो, इनको मुश्किल तो वो ये पालने की कोशिश कर, ऐसी ही है।
और सेजिटेरियस की अगर बात की जाए तो इनको हॉर्स बड़े अच्छे लगते हैं, इनको ये जो टर्टल्स होते हैं, कछुए, सेजिटेरियस को उनका जी ये सेजिटेरियस की बात सेजिटेरियस करूं किस तो डेट में आते हैं? सॉरी जी ये सेजिटेरियस आपने क्या पूछा? किस डेट के मतलब आते हैं, किस डेट के अंदर आते हैं, किस मंथ का ये स्टार है सेजिटेरियस? ये नवंबर एंड और दिसंबर स्टार्ट में आते हैं। 21 दिसंबर से पहले पहले जो है, और 21 नवंबर के बाद के बीच में जो लोग पैदा होते हैं, सेजिटेरियस वाले अफराद होते हैं, इनको जो कछुआ है, सुस्त जानवर, स्लो जानवर, रेंगने वाले जानवर, इनको बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। अच्छा सर, ये कैप्रिकॉर्न मैं की अगर अभी बात जिस तरह से आपसे स्टार से सुन रही हूँ ना, तो मैं इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन जिस तरह आपने बताया ना कि ये स्टार जो है ये बहुत ज़्यादा घोड़ा और कछुआ वगैरह पालने की ख्वाहिश रखते हैं, तो मेरी बेटी है उसका स्टार सेम है, वो हर वक्त कछुआ मुझे ले दें, मुझे घोड़ा ले दें, मुझे घोड़ा की राइडिंग करनी है, उसके शौक बहुत ज़्यादा है। तो ये वाकई में ये सही है कि इस तरह के बच्चे या इस मंथ में या इस स्टार के साथ पैदा होने वालों के शौक भी ये हो सकते हैं और वो उनके लिए बेहतर भी हो सकता है। जी बेहतर भी हो सकता है। देखें सेजिटेरियस का सिंबल अगर आप देखें ना, वो है ही हाफ हॉर्स है, हाफ आदमी है, कि आधा घोड़ा है आधा आदमी जी। कि वो एक, और सेजिटेरियस वाले अफराद की जो पिंडलियां होती हैं ना, उनके जो फुट्स हैं, ये बहुत ज्यादा मस्कुलर होते हैं। ये हर वक्त हम इनको कहते हैं इनके पाँव में खुजली होती है, एक जगह टिक के बैठ नहीं सकते। तो इनको जानवर भी ऐसे चाहिए कि या तो बहुत फास्ट हो या बहुत स्लो हो, तो दरमियान बैलेंस वाला जानवर जो है ये इनके साथ नहीं चल सकता। फिर इसके बाद कैप्रिकॉर्न्स की अगर बात करें तो इनको जो है ये बकरियां बड़ी पसंद होती हैं। इनको पहाड़ी जानवर बड़े पसंद होते हैं, कि वो जानवर जो ऊंचाई पे पाए जाएं, हाइट पे पाए जाएं, वो कैप्रिकॉर्न्स को बहुत ज्यादा पसंद। इनको ईगल्स बड़ी पसंद होती हैं, इनको बाज बहुत ज्यादा पसंद होते हैं, कि ऐसे जानवर जो रेगिस्तानों में होते हैं वो इनको बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। अली भाई, ये गधा किसको पसंद होता है? हमने देखा एक डॉक्टर साहब थे, शादी पे उन्होंने अपनी बेगम को गधा ही गिफ्ट कर दिया, तो हम जानना चाह रहे हैं उनका स्टार क्या होगा? देखें गधा जो है ये, अब मुझे नहीं पता किस स्टार के साथ रिलेट करता है, लेकिन ये गधा एक ऐसा जानवर है कि जिसको लोग जरूरत के तहत अपने बिजनेस के लिए रखते हैं, लेकिन पालता कोई नहीं है। लेकिन इसकी सर ये हिस्ट्री ये है गिफ्ट के तौर पर दिए गए हैं, तो कोई है कि ताल्लुक इनका भी सितारे के साथ? ये फिर जरूर या तो जिन साहब ने दिए हैं उनका ताल्लुक या तो जमनाए से होगा, जो ये मजाकन उन्होंने दिया होगा, या फिर वो लाहौर के कोई कसाई रहे होंगे क्योंकि लाहौर के कसाईयों को भी गधा बहुत पसंद है। बिल्कुल ऐसी है, या उससे ये ताल्लुक होगा कि वो एक डिफरेंट और यूनिक चीज करना चाह रहे हैं। तो ये भी तो हो सकता है अली भाई, ये भी हो सकता है कि वो पोल्यूशन से बहुत तंग हो लाहौर की, तो उन्होंने इसलिए, ताकि जो गाड़ियां हैं वो जितना पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, यू नो, घोड़ा भी दे सकते हैं, गधा भी दिया जा सकता है। घोड़ा ही क्यों, एक सस्ती सवारी है, गधा ही देना। मुझे तो लग रहा है कि वो चाहते थे कि मेरा पेट्रोल का खर्चा बचे और मेरी बेगम शॉपिंग करने के लिए गाड़ी पे ना जाए, इसके साथ ही के निकले, तो वो मजाकन हो सकता है। अदरवाइज डोंकी का जो ताल्लुक है, ये एक ऐसा जानवर है कि जो किसी के भी पेट्स में यूज नहीं होता। ये जब से ये दुनिया बनी है, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनको आप कैद नहीं, जैसे कबूतर लोग रखते हैं, कबूतर आप रखते हैं, लेकिन ये वाहिद जानवर ऐसा है जिसका घोंसला कोई नहीं है, ये अपना घर बना के नहीं रहता। इंसान इसको जबरदस्ती रख दे तो रख दे, बाकी तमाम जितने भी जानवर हैं, उड़ने वाले परिंदे, वो इसी तरह अली भाई, वुल्फ के बारे में, भेड़िया क्या पाला जा सकता है और ये किस स्टार के साथ मैच करता है? ये स्कॉर्पियंस, एरीज और एक्वेरियस, ये तीन ऐसे ज़ोडिक साइन हैं कि जो अगर वुल्फ को पालना चाहे तो ये पाल सकते हैं। अच्छा। और बल्कि अभी एक्वेरियस की अगर मैं बात करूं तो ये वाहिद ज़ोडिक साइन है जो बेसिकली पेट्स नहीं पालता, इसको जानवरों को खिलाना बड़ा अच्छा लगता है, ये किसी को कैद नहीं कर सकता, ये पालता नहीं है। अगर इनके घरों में पेट्स होंगे भी तो वो आजाद फिर रहे होंगे, उनको पिंजरों में नहीं ये रखेंगे, उनको कैद करके नहीं रखेंगे। और फिर लास्ट में जो पाइसिस की अगर बात की जाए तो जैसे अभी मैं जिक्र कर रहा था कबूतर, ये पिजन्स जो हैं, रैबिट्स, इनको बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। इनको फिश, चूंकि खुद इनका सिंबल ही मछली है, तो इनको फिश भी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। इनके घर में कहीं ना कहीं आपको मछलियां नजर आएंगी। अगर टॉयज में जानवर नहीं है तो टॉयज की सूरत में नजर आएंगी, अगर रैबिट नहीं है तो रैबिट के टॉय की सूरत में नजर आएंगी।
तो ये लोग ऐसे कबूतरों को भी बहुत ज्यादा ये लोग पसंद करते हैं कि कबूतर रूहानी जानवर है कि आपको हमेशा उस जगह पे मिलता है जहाँ पे कोई मस्जिद है, मज़ार है, मंदिर है, या ऐसी जगह जहाँ पे आपकी रिलीजियस एफिलिएशन होती है, वहाँ पे हमेशा ये आपको मिलता है। ठीक तो हो ये गया। पाइसेस अली को भाई, बहुत ज्यादा आपने क्या पसंद है। कौन से जानवर रखे हुए हैं, कौन से पेट्स आपने पाले हुए हैं, क्योंकि स्टार के हिसाब से आपने भी कुछ रखा हुआ है? बिल्कुल, मैंने तो नहीं, मेरी वाइफ ने रखे हुए पैरट्स रखे हुए हैं, क्योंकि वाइफ मेरी, उनका ताल्लुक जरा जबनाए से है, तो उनको बोलने वाले जानवर बहुत ज्यादा पसंद है। मैं जरा कम हूँ, तो तो वो उन्हीं की इसीलिए वो सुनती ज्यादा हैं। लुक आफ्टर करती है। वो बेचारी उनकी सुनती है और वो उनकी सुनते, मैं बच जाता हूँ। चलें, बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया। अली नवाज भाई, अरिजन जानी भाई, बहुत शुक्रिया आपका। और ये वो पेट्स थे, वो जानवर थे जो कि आप अपने सितार से रख सकते हैं, उसका आपको फ़ायदा भी होगा। और किसके साथ क्या सूट करता है ये आपने जान ही लिया। और अब हम आगे बढ़ेंगे। जी, बिल्कुल। बल्कि प्रोग्राम क्लोज होने का टाइम हो जी गया। हाँ, टाइम Oh my खत्म God, हो पता गया। ही नहीं चला आज में तो। पता ही नहीं चला, क्योंकि आज टॉपिक इतने इंटरेस्टिंग थे कि पता ही नहीं चला कि कैसे वक्त जो है वो गुजर गया है। हम अपने प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहेंगे, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें अल्लाह इजाज़त हाफ़िज़। दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।